लोग आज बात कर रहे हैं। और सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि बच्चों वेव होती क्या है। तो भाई वेव जो होती है, वेव इज अ ट्रैवलिंग ऑफ अ डिस्टर्बेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एक्चुअली मतलब विदाउट एक्चुअल मटेरियल ट्रैवलिंग। ठीक है, मीडियम का जो जो मैटर है, जो जो मटेरियल है, वो जब यहाँ से वहां नहीं जाता लेकिन फिर भी कुछ तो चला जाता है। इस कुछ तो जाने की जो प्रोसेस है उसी को हम लोग प्यार से वेव कहते हैं। ठीक है, तो व्हाट एग्जैक्टली इज वेव? वेव का मतलब हो गया इट इज जब जब मीडियम में एक डिस्टर्बेंस यहाँ से वहां ट्रेवल करता है और वो डिस्टर्बेंस अपने साथ ट्रेवल करते टाइम मोमेंटम और एनर्जी को लेके जाता है विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मैटर या मटेरियल। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर वेव आपको बच्चों सामने दिख रही है आपकी स्क्रीन पे, वो उसे हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एक्चुअली मैक्सिकन वेव। ठीक है, ये जो बच्चे होते हैं ये क्लास में बैठे बैठे ही बना सकते हैं कि भाई एक ने हाथ ऊपर किया, फिर अगले ने हाथ ऊपर किया, फिर अगले ने हाथ ऊपर किया, और इस तरीके से जो ट्रैवलिंग है वेव्स की वो हो जाती है। तो यहाँ पे जो वेव की जो, अगर आप इस केस में देखो तो यहाँ पे जो वेव है ये एक्चुअली इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। दिख रहा है कि उस डायरेक्शन में कुछ जा रहा है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो हर बच्चा सिर्फ अपनी जगह पे ही ऊपर नीचे ही हो रहा है। ठीक है, और लेकिन बच्चा कोई आगे नहीं गया, सिर्फ वेव आगे गई। और एग्जांपल देखते हैं इस चीज के, इस चीज के जो और एग्जांपल्स में अगर हम लोग आएंगे तो एक सेकंड, इससे पहले कि हम लोग उन एग्जांपल्स के ऊपर चले जाएं, एक छोटी सी बात यहाँ पे ये आती है कि एक्चुअली जो वेव होती है वो उसमें हम लोग जब बात कर रहे होते हैं तो क्या होता है, देखो समझो। अगर अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो एक ब्लॉक है। ठीक है, अब अगर एक ब्लॉक यहाँ पर है और इस ब्लॉक को, ये बहुत सारे कई सारे बिल्कुल आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं और उनके नीचे बिल्कुल आइडेंटिकल स्प्रिंग्स लगी हुई हैं। ठीक है, आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं और उनके नीचे आइडेंटिकल स्प्रिंग्स लगी हुई हैं, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अच्छा ये सारे के सारे बढ़िया इक्विलिब्रियम में थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब अगर ये सारे के सारे इक्विलिब्रियम में थे, इसका मतलब ये हुआ, अब क्या हुआ, जैसे मान लो कि मैं लेकर आया एक हथौड़ा। क्या लाया मैं लेकर आया एक हथौड़ा, और वो हथौड़ा मैंने यहां से पकड़ा और इसको इसको एक के ऊपर पकड़ा और धाड़ 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 करते हुए मारते हुए चला गया। जैसे इसके मारते हुए चला गया, अब मान लो इसकी अभी अभी एक पड़ी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, ये पहले वाले की अभी अभी एक पड़ी है। ठीक है, फिर उसके बाद अभी थोड़ी देर बाद इस अगले वाले की पड़ी। जब तक इसके पड़ी तब तक ये नीचे पहुंच चुका था, ये यहां पहुंचा तब इसके पड़ी। ठीक है, फिर जब ये यहां से यहां आया, ये नीचे पहुंचा था तब इसके पड़ी थी। फिर जब ये यहां से ऊपर पहुंचा, ये वाला यहां आया तब, और ये नीचे पहुंचा तब इसके पड़ी। फिर जब ये घूम के यहां आया, ये ऊपर पहुंचा, ये यहां नीचे से ऊपर पहुंचा और ये नीचे पहुंचा तब इसके पड़ी। अब देखा जाए तो अगर मैं इसकी बात करूं और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये दोनों अभी इस वक्त अपनी अपनी मी पोजीशन पर ही हैं। ठीक है, इसके अभी अभी पड़ी है और इसके जो सॉरी इसके ये तो एक चक्कर पूरा काट के आ चुका है और इसके अभी अभी पड़ी है। अगर आपको बच्चों फेजर डायग्राम याद आ रहा हो तो फेजर डायग्राम में क्या होता था, अगर अगर याद आ रहा हो तो ठीक है, अगर याद आ रहा होगा तो क्या होता है फेजर डायग्राम के अंदर? फेजर डायग्राम के अंदर ये होता है कि ये वाला पार्टिकल अभी यहाँ पर, एक पार्टिकल यहाँ पर है, वो इमेजिनरी पार्टिकल ऐसे गोल गोल घूमता रहता है और उसकी जो परछाई होती है वो एक्चुअली ऊपर नीचे ऐसे जम करती रहती है। याद आ रही है ये वाली बात? ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये वाला भी पार्टिकल नीचे ही जा रहा है और ये वाला पार्टिकल ने भी अभी अभी नीचे जाना शुरू किया ही है। देखा जाए तो फेज के हिसाब से बच्चों ये दोनों एक्चुअली एक ही पोजीशन पर है। ठीक है, इन दोनों का फेज सेम है, बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि वो जो पहले वाला है वो एक पूरा चक्कर काट के वापस आ चुका है, तो उसको पूरा एक्सपीरियंस है कि भाई मैं कितना आगे जाके, मुझे कितना नीचे जाके वापस ऊपर आना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली इसने ये एक्चुअली इसका जो शक्तिमान देखा जाए या इसका जो इमेजिनरी पार्टिकल देखा जाए वो ऑलरेडी 2 पाई एंगल ट्रेवल कर चुका है बच्चों। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि भाई इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 2 पाई का हो जाता है। ठीक है, हालांकि ये दोनों सेम फेज में है, ये दोनों सेम फेज में वाइब्रेट करने वाले हैं क्योंकि दोनों एक साथ मीन पोजीशन पे और दोनों की वेलोसिटी नीचे की तरफ ही है। ठीक है, बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि इसको पता है कि क्या क्या होने वाला है इसके साथ, और ये वाला अबोध अज्ञान, इसको तो इसकी तो अभी अभी पड़ी है, वो तो ये सोच रहा है मेरे साथ हो क्या गया, मैं पता नहीं कितनी नीचे तक जाऊंगा वापस ऊपर आऊंगा। ठीक है, और ये वाली जो चीज आती है इसी को हम लोग यहाँ पे प्यार से क्या कह देते हैं, इसी के बारे में हम लोग ये कह देते हैं कि भाई ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये दोनों सेम फेज में है और इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये कहलाती है वेव लेंथ। ठीक है, एक और चीज देखते हैं बच्चों। अब जैसे अगर मैं मान लो ये हथौड़ों की ये जो ब्लॉक्स की जगह अगर मेरी उंगलियां होती, ठीक है,
अगर ब्लॉक्स की जगह मेरी उंगलियां होती, पहले इसके पड़ी होती, फिर ये ऊपर आता, फिर ये नीचे आता, फिर इसके पड़ती, फिर ये ऊपर जाता है, नीचे आता है, ये इस तरीके का मोशन होता। अगर आप ध्यान से देखो तो बच्चों ये मोशन इस तरीके का होता, ठीक है, और इसी को तो वेव कहते हैं, ठीक है। जो मोशन है वो इस तरीके का होता है और इसी को हम लोग प्यार से वेव कहते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, एग्जैक्टली ये इसी चीज को वेव कहते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप अगले केस में देखते हो तो बेटा ये होती है एक और मैक्सिकन वेव का एक और शानदार एग्जाम्पल। इसके अंदर क्या हो रहा है कि भाई बहुत सारी भीड़ है, एक स्टेडियम सा भरा हुआ है, अगर आप ध्यान से उसको देखो तो एक स्टेडियम सा भरा हुआ है और उसके अंदर बहुत दूर दूर तक खूब सारे लोग हैं और यहाँ पे आगे से किसी ने खट से एक बस एक उंगली दबाई और जैसे आगे से किसी ने एक उंगली एक चुटकी बजाई और एकदम से सब लोग एक हाथ ऊपर करके बस पीछे होते चले गए। अगर आप ध्यान से देखो तो बच्चों यहाँ पर तो आपको एक बात समझ में आएगी कि देखो ये यहाँ पे ये यहाँ से ये वेव जा रही है, ठीक है। तो जो वेव है वो एक्चुअली इसी डायरेक्शन में पीछे की तरफ जा रही है, ठीक है। ओके, एक सेकेंड, हाँ, तो जो वेव जा रही है वो यहाँ पे ये आगे से पीछे की तरफ चली गई, ठीक है। अच्छा, इसी का एक एग्जांपल और है, ये एक्चुअली मेरी क्लास का ही एग्जांपल है, मेरे एक्चुअल स्टूडेंट्स हैं ये, ठीक है, मतलब पास आउट हो चुके हैं, इस साल के नहीं है, पुराने स्टूडेंट्स हैं। और ये क्लास में मैंने एक बार वेव बनवाई थी, ऐसी वेव पढ़ाते टाइम यही वाला चैप्टर पढ़ा रहा था। और तब मैंने कहा कि भाई देखो बच्चों हाथ ऊपर करो, और वो बच्चे जो है उन्होंने मैंने एकदम से आगे से ऐसे एकदम चुटकी बजाई और जैसे चुटकी बजाई वो सारे के सारी वेव जो है वो बच्चे पीछे तक हाथ ऊपर नीचे करके, चलो एक एंटरटेनमेंट एक्सरसाइज भी थी बच्चों के लिए। और इन बच्चों को देख के बड़ी खुशी होती है क्योंकि अक्सर मतलब अभी मुझे याद आ रहा है कि इनमें से कई बच्चे मुझसे कांटेक्ट कर चुके हैं जो अब दे आर डूइंग एक्चुअली गुड इन लाइफ। चलिए, अब इसके बाद हम आ जाते हैं बच्चों क्लासिक मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स पे। तो वेव्स जो होती है वेव्स अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाइड होती हैं। सबसे पहले तो वो क्लासिफाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई मीडियम की रिक्वायरमेंट है या नहीं है उसको ट्रेवल करने के लिए, ठीक है। तो अगर मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसको कहते हैं मैकेनिकल वेव, और अगर मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तब हम उसको कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिनके लिए मीडियम चाहिए, ठीक है। अब जैसे इसके एग्जांपल्स क्या हैं, इसके एग्जांपल्स हैं जैसे साउंड है, वेव ऑन अ स्ट्रिंग है, और जितनी भी वेव्स हम लोग आसपास देखते हैं, ठीक है। नॉन मैकेनिकल वेव्स का एक्चुअली एक ही एग्जांपल है और वो क्या है, बिल्कुल स्टैंडर्ड, बिल्कुल मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं ये नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब क्या हो गया बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब बहुत सारी वेव्स हो गई यार। इसका मतलब जैसे लाइट हो गई, इंफ्रारेड रेज हो गई, अल्ट्रावायलेट हो गई, रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, गामा रेज हैं, ये तो खैर आपका पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। उसके अंदर जो विजिबल लाइट है ये सारे के सारे कहलाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इनको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की बच्चों रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं वो क्या होती हैं बच्चों, मैकेनिकल वेव वो है जिनके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है। ये जब ट्रेवल करती हैं तो ये दे ट्रेवल ड्यू टू द इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर एंड दैट इज व्हाई दे आर एक्चुअली आल्सो नोन एज इलास्टिक वेव्स, ठीक है। दे आर आल्सो नोन एज इलास्टिक वेव्स। समझ में आ गई बच्चों ये वाली बात। अच्छा, इलास्टिक वेव इसके एग्जांपल क्या है, इसके एग्जांपल जैसे बहुत सिंपल सिंपल से हैं। एक तो हो गई साउंड वेव, साउंड वेव हो गई, और ट्रैवलिंग साउंड हो गई, और कौन सी हो गई भाई, वेव ऑन स्ट्रिंग हो गई। आज बेसिकली हम इन्हीं दोनों के ऊपर बात करने वाले हैं, वेव ऑन स्ट्रिंग और साउंड वेव। वेव ऑन स्ट्रिंग हो गई, और क्या, वाटर रिपल्स, पानी के ऊपर जो रिपल्स आती हैं, तो वाटर रिपल्स, ठीक है। ये सब इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव्स के, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग देखते जा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये कैसे हम लोग 2 घंटे के अंदर अंदर खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा, जितने बच्चे बैठे हैं वो सब फटाफट लाइक दबाते जाओ बच्चों, ताकि मुझे समझ में आता जाए कि हाँ भाई मेरे साथ मेरे प्यारे बच्चे हैं, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद होता है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। अब हम मैकेनिकल वेव्स के उस पर चले जाते हैं। अब जो मैकेनिकल वेव होती है वो 2 तरीके की होती है, एक होती है ट्रांसवर्स वेव और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी होती है बच्चों, ट्रांसवर्स वेव्स वो वेव्स होती हैं जो जब वेव अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जा रही है तो पार्टिकल्स तो आगे जाएंगे नहीं, लेकिन पार्टिकल्स उस वेव के साथ साथ नहीं जाएंगे। लेकिन अगर वेव एक डायरेक्शन में जा रही है जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। अगर वेव जा रही है इस डायरेक्शन में तो पार्टिकल का जो मोशन हो रहा होता है वो अगर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा होता है तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स वेव।
ठीक है, लॉन्गिट्यूडल वेव में क्या होता है, अगर वेव इधर ही जा रही है, डायरेक्शन प्रोपोगेशन यही है, तो पार्टिकल्स भी एक्चुअली इसके पैरेलली मूव कर रहे होते हैं, हालांकि वो जाते नहीं है, वो रहेंगे वहीं पे, मतलब उनका जो जो मोशन होगा वो इसी तरीके का होगा। एग्जाम्पल्स देखें तो देखो, ट्रांसफर से बच्चों इस तरीके की होती है। इनफैक्ट इसको इमेजिन करना भी आसानी होता है, क्योंकि अक्सर हम लोग देखा ही होता है कि वेव इस तरीके की जा रही है, ये जो अपनी मेरी जो उंगलियां चल रही है ये बेसिकली ट्रांसफर्स वेव ही है। ठीक है, ये इस तरीके से चल रही है। ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं वो उनका मोशन वर्टिकल हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपके डायग्राम के अंदर एक चीज नजर आएगी, और वो ये है कि जब आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि समथिंग इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, अगर आप डायग्राम देखोगे आपको नजर आएगा समथिंग इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, हालांकि जो पार्टिकल्स हैं उनका जो मोशन हो रहा है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल वेव को एक्चुअली नॉर्मली इमेजिन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है हमारे बच्चों के लिए, और उसके लिए क्या इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे भी अगर आप देखो तो कुछ तो जा रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन अगर आप किसी एक पार्टिकल को ध्यान से देखो तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही पोजीशन के अबाउट लेफ्ट एंड राइट मूव कर रहा है, वो कहीं जा नहीं रहा। कोई भी पार्टिकल को आप देख लो, ठीक है, उसकी वो अपनी उसके वर्टिकल मीन पोजीशन है और उसी के अबाउट वो लेफ्ट राइट मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो मोशन हो रहा है पार्टिकल्स का वो लेफ्ट राइट ही हो रहा है, लेफ्ट टू राइट ही हो रहा है, और जो वेव है वो राइटवर्ड जा रही है। ये वाली बात आपको बच्चों समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए इसी को हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से देखें। तो जब ऐसे वेव ट्रेवल करती है तो अगर आप बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये देखो इस जगह पे ये एक कंप्रेशन ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, जब वेव इधर की तरफ जा रही है तो कहीं 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 भीड़ ज्यादा है, यहाँ पे देखो तो भीड़ ज्यादा है, यहाँ पे देखो तो भीड़ कम है। ठीक है, तो अब अगर कहीं भीड़ ज्यादा है कहीं भीड़ कम है, तो ये जो ट्रैवलिंग होती है वेव की, जब ये वेव एक जगह से दूसरी तरफ जा रही है तो भीड़ कहीं ज्यादा है कहीं कम है, कहीं खुशी कभी गम, सॉरी तो जब वेव इस तरह इस डायरेक्शन में जा रही है तो यहाँ पे कहीं किसी जगह पे जो जो डेंसिटी थी वो बढ़ गई, किसी जगह पे डेंसिटी कम हो गई। जहां डेंसिटी बढ़ जाती है उसे हम लोग कहते हैं कंप्रेशन, जहां डेंसिटी कम हो जाती है उसे कहते हैं हम रेयरफ्रैक्शन। अभी भी अगर आप पार्टिकल्स को ध्यान से देखते रहो तो कोई एक्चुअली पार्टिकल्स आर नॉट ट्रैवलिंग बच्चों, पार्टिकल एक ही जगह पे आगे पीछे मूव कर रहे हैं। ठीक है, चलो इस बेसिस पे हमने बात करी वेव्स की। अब हम बात करते हैं नंबर और डायमेंशंस के बेसिस पे। नंबर और डायमेंशंस के बेसिस पे क्या होता है कि भाई वन डायमेंशनल वेव है, टू डायमेंशनल वेव है या थ्री डायमेंशनल वेव है। वन डायमेंशनल वेव का बेसिकली सीधी सी बात है डायरेक्शन और प्रोपोगेशन है, सीधी सी बात है कितने डायमेंशंस में वो वेव प्रोपोगेट कर रही है। जैसे कि अगर मैंने मान लो एक स्प्रिंग यहाँ से पकड़ी और यहाँ से हिलाई और वो सिर्फ यहाँ चली गई, या स्ट्रिंग पकड़ी, वो स्ट्रिंग को पकड़ा और यहाँ से लाया और वहां चला गया, फिर वहां से लाया यहाँ आ गई वेव और ये इधर उधर ट्रेवल कर रही है, इट इज ओनली ट्रेवलिंग अलोंग दी एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो उस केस में मैं उसको कहूंगा इट्स अ वन डायमेंशनल वेव। ठीक है, और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, ये तो हो गया वन डायमेंशनल वेव। वन डायमेंशनल वेव का मतलब हो गया, जैसे एग्जांपल हो गया वेव ऑन अ स्ट्रिंग, तो वेव ऑन अ स्ट्रिंग इज अ वन डायमेंशनल वेव। टू डायमेंशनल वेव क्या हो गया, जैसे वाटर रिपल, पानी में अगर आपने पत्थर डाला। ठीक है, अभी इसके एग्जांपल्स देखेंगे बच्चों, इसके बाद अगली स्लाइड में इसके एग्जांपल्स भी आ रहे हैं। पानी में अगर आपने पत्थर डाला तो जो जो इसका जो प्रोपल्शन होता है, पानी जो वेव का जो प्रोपल्शन होता है वो टू डायमेंशन में होता है, एक्स में भी होता है और वाई में भी होता है। ठीक है, और अगर वो प्रोपल्शन हो रहा है तो इसका मतलब वेव जा रही है। फिर होते हैं थ्री डायमेंशनल वेव। थ्री डायमेंशनल वेव क्या होती है बच्चों, जैसे हवा में बम फटा, हवा में बम फटा तो वेव जैसे वेव ऑन स्ट्रिंग गई तो वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में गई, वेव ऑन वाटर रिपल हुआ तो एक्स और वाई दोनों में हुआ। ठीक है, तो मतलब आगे पीछे और लेफ्ट और राइट सारे में वेव गई। ठीक है, थ्री डायमेंशन में हवा में बम फटा तो वो आगे पीछे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे छह डायरेक्शन में वेव गई। ठीक है, तो वो एक दो और तीन, एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में वो ट्रेवल करी। ठीक है, ये इसका एग्जांपल क्या हो गया, साउंड हो गया। साउंड थ्री डायमेंशनल हो सकती है, लाइट थ्री डायमेंशनल हो सकती है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि ऐसी होती है, लेकिन हो सकती है वाली बात है ये। ठीक है, तो एक बार एग्जांपल देखते हैं। पर ये जैसे अगर वेव जा रही है, ये हो गई वन डायमेंशनल वेव। ठीक है, एक वेव ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे ये हो गई वाटर रिपल। ठीक है, ये भी वन डायमेंशनल वेव बच्चों, बहुत ध्यान से देखना इस डायग्राम को, बहुत ही खूबसूरत डायग्राम है ये वाला, कि भाई जो पहले वाला पार्टिकल है वो सिर्फ ऊपर नीचे मूव कर रहा है। ठीक है, और एक्चुअली हर पार्टिकल सिर्फ ऊपर नीचे ही मूव कर रहा है, बस थोड़ी देर बात कर रहा है। तो जो वेव है अगर आप देखो तो वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ये बताओ कौन सी वेव है, वन डायमेंशनल है कि टू डायमेंशनल? ये कोई किस टाइप की वेव है? ये जो है ये है एक वन डायमेंशनल वेव, क्योंकि ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही जा रही है। ठीक है, ये हो गई टू डायमेंशनल वेव वाटर रिपल, ये एक्स में भी ट्रेवल कर रही है,
अगर आप इसको ध्यान से देखो कहाँ जा रही है ये, तो ये यहाँ से गिर शुरू हुई, ये एक्स में भी जा रही है और ये वाई में भी जा रही है, ठीक है, एक्स में भी जा रही है, वाई में भी जा रही है, ये जेड में नहीं जा रही है, ये ऊपर नीचे ट्रेवल नहीं कर रही है, इसीलिए टू डायमेंशनल वेव है। थ्री डायमेंशनल बस कुछ नहीं, जैसे हवा में बम फट गया तो वो एक्स वाई जेड तीनों में जाएगी। अब ऑब्वियसली टू डायमेंशनल की ना, तो उसमें थ्री डायमेंशनल वेव दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। अच्छा, एक और जो अगली चीज होती है जिसके ऊपर वेव डिपेंड करती है वो होती है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या हुआ कि भाई पहले वाले पार्टिकल को अगर हमने सिर्फ एक बार मूव किया तो वो कहलाती है पल्स। अगर आपने पहले वाले पार्टिकल को आप कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हो तो वो जो वेव जो जनरेट होती है वो कहलाती है वेव ट्रेन। एग्जाम्पल्स ये रहे, ये रहा पल्स, अगर ये वेव एक डायरेक्शन में जा रही है तो ये कहलाई पल्स, ठीक है। और अगर मैं पहले वाले पार्टिकल को, अगर इस वाले केस में मैंने क्या किया था, पहले वाले पार्टिकल को सिर्फ एक बार मूव किया था ऊपर नीचे, इस वाले केस में मैंने पहले वाले पार्टिकल को सिर्फ एक ही बार मूव किया ऊपर नीचे और उसकी वजह से बस वो एक ही झटका दिया तो बस एक पल्स चली गई। लेकिन अगर इस वाले केस में मैं देखूं, अगर मैंने इस पार्टिकल को कंटिन्यूअसली ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मूव कर रहा हूं तो उस केस में जो वेव है वो लगातार ट्रेवल करती चली जा रही है, ठीक है। तो ये जो मोशन होता है इसको हम लोग प्यार से कहते हैं वेव ट्रेन। दिस इज नोन एज वेव ट्रेन, दिस इज नोन एज पल्स, ठीक है। चलो, इसके बाद होता है जो क्लासिफिकेशन होता है वेव फ्रंट्स के नाम पे। वेव फ्रंट्स क्या होते हैं भाई, तो वेव फ्रंट के अंदर क्या होता है, वेव फ्रंट में बच्चों ये होता है कि भाई जैसे वेव है, अगर वन डायमेंशनल वेव है एक्चुअली, तो अगर वन डायमेंशनल वेव है तो उस केस में ये वन डायमेंशनल वेव है तो उसका जो वेव फ्रंट है वो प्लेन है, ठीक है। और अगर वेव फ्रंट प्लेन है, ये वेव फ्रंट जो है वो प्लेन है, वेव फ्रंट जो होता है वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ वेव के या डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अगर वेव एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो उसका जो वेव फ्रंट होगा वो उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर रहेगा। अब जैसे ये वाला केस है, इस वाले केस में क्या हो रहा है, हाँ, इस वाले केस में यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है ये, और ये एक थ्री डायमेंशनल वेव बन गई है। अगर ये एक थ्री डायमेंशनल वेव कर रही है, मतलब ये ऊपर भी जा रही है, इधर भी जा रही है और ये इधर भी जा रही है, तो वो मतलब वर्टिकल भी मूव कर रही है, एक्स वाई जेड तीनों में मूव कर रही है। तो यहाँ पे पॉइंट सोर्स हो गया और उसकी जैसे अगर पीछे से पीछे से जब ये आ रही थी तो ये वन डायमेंशनल थी, पर जब यहाँ से निकली तो ये थ्री डायमेंशनल वेव बन गई, ठीक है। और इस केस में ये पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है और यहाँ पे जो वेव फ्रंट है वो स्फेरिकल है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं वेव फ्रंट्स के, ठीक है। अब अगर जैसे यहाँ पे ये लीनियर, ये लाइन सोर्स हो गया, अगर ये लाइन सोर्स है, पहले यहाँ पे पॉइंट सोर्स था, अब यहाँ पे बन गया ये लाइन सोर्स। अब अगर ये लाइन सोर्स है तो वेव जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब एक्स और वाई में ही बेसिकली वो जा रही है। और अगर वो वेव दो ही डायमेंशन में जा रही है, ये टू डायमेंशनल वेव है बच्चों, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट क्या है, वेव फ्रंट हमेशा एक, वैसे बाय डेफिनेशन तो वेव फ्रंट होता है, इट इज द इट इज द locus of all the points which are vibrating in the same phase. It is the locus of all the points which are vibrating in the सेम फेज। ऐसी वेव को हम लोग इस चीज को हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं, पर ये तो अंग्रेजी होगी। सिंपल सी बात ये है कि जब वेव जारी होती है ना, वेव का जो शेप होता है, जो शेप हमको नजर आता है, जैसे मैं एग्जांपल बोलूं कि भाई मान लो अगर आप एक बड़ी सी लेक देखते हो और उस लेक के ऊपर, उस लेक के अंदर एक स्पीड बोट है और वो बहुत ही ज्यादा तेजी से इस पानी को चीरती हुई जा रही है, तो जब आप आसमान से देखोगे तो उसका वेव फ्रंट आपको कैसा नजर आएगा। बिल्कुल सही बात है बच्चों, तो उस केस में जो वेव फ्रंट होगा वो आपको बिल्कुल मतलब वी शेप की वेव जो है वो आपको वहां पर नजर आएंगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो वेव फ्रंट हो गया वो वी शेप का हो गया। ऐसे हवा में जब एक जेट जो है वो बहुत तेजी से उड़ता हुआ जाता है तो जो वेव फ्रंट होगा फिर वो कोनिकल टाइप का हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है वाली बात। अच्छा, आगे बढ़ जाए भाई। चलो, तो ये अलग अलग वेव फ्रंट हो गए। पहले हमने देखा ये वेव फ्रंट प्लेन हो गया, फिर यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल्स हैं, ये स्फेरिकल हो गया, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, वी शेप वेव फ्रंट, और फाइनली हमने यहाँ पे देखा एक कौन सा वाला वेव फ्रंट, ये दूसरा, ये हमने देखा है एक और कोनिकल वेव फ्रंट, ठीक है। अच्छा, जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव में देखो, वेव की जब आप इक्वेशन लिखने जाते हो तो वो y इज इक्वल टू, इट हैज टू बी अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड x। बेसिकली वेव की इक्वेशन लिखने का मतलब क्या है, वेव की इक्वेशन लिखने का बेसिकली बच्चों ये मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से मतलब आप किसी भी इंस्टेंट पर, कोई भी टाइम t पर कोई भी पार्टिकल जिसका x, जो x कोऑर्डिनेट x है, उसका डिस्प्लेसमेंट आप निकाल पाओ, तो बेसिकली ऑब्वियसली उसके अंदर जो एक्सप्रेशन है वो y शुड बी अ फंक्शन ऑफ x एंड t, दोनों होने चाहिए उसके अंदर, टाइम और x दोनों होने चाहिए। टाइम या x में से कोई एक भी मिसिंग है तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन होता है किसी भी वेव का। अब एक बात ध्यान रखना बच्चों
जब भी वेव की वेलोसिटी पॉजिटिव होती है तो टाइम का कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट का साइन आपस में उल्टा होता है। टाइम के आगे जो नंबर लिखा हुआ है और एक्स के आगे जो नंबर लिखा, बेसिकली यहाँ पे अगर ये बीच में माइनस साइन आ रहा है ना, अगर v पॉजिटिव है तो अगर बीच में माइनस साइन आ रहा है, दोनों के कोफिशिएंट्स का साइन अगर उल्टा है, इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब टाइम जो है का मतलब, या हमें कैसे पता चलेगा वेलोसिटी पॉजिटिव है? अगर t और x के कोफिशिएंट आपस में ऑपोजिट साइन के होंगे, ठीक है, ऑपोजिट साइन। अगर मान लो कि मैं अगर ये कह रहा हूं कि लेट अस से, मैं अगर कह रहा हूं y इज इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ ax प्लस bt लिखा हुआ है, तो a और b अगर अपोजिट साइन के हैं, अब a और b अगर अपोजिट साइन के, तो इस बात को बेटा हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? a और b अगर अपोजिट साइन के, तो इसका मतलब a b जो है वो नेगेटिव आएगा। a मल्टीप्लाइड बाय b, अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। वेलोसिटी अगर नेगेटिव है, इस बात का मतलब क्या हुआ, या ये बात कहां से पता चलती है? तो वो तब होगी जब a और b या x और t के जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपस में सेम साइन के आ जाते हैं, तो मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है, नेगेटिव डायरेक्शन, वेव जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, और इसका मतलब वो हो गया a b ग्रेटर देन 0। ठीक है, अच्छा, अब इसमें यहां पर आ गई बातें वेलोसिटी की, वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, तो इस तरीके से कभी कभी हम लोग निकालते हैं, या ये क्वेश्चन के अंदर काम आता है, अभी बताऊंगा कैसे। ठीक है, लेकिन अभी तो क्या है, अभी हम लोग वेव की फील ही लिए जा रहे हैं बस, लेकिन इससे पहले कि हम लोग उस सिचुएशन में आ जाए ना, बस अब आने वाले हैं हम लोग सवाल करने की सिचुएशन में। ठीक है, सवाल कैसे पूछे जाते हैं, क्या करना होता है? तो एक होती है बेटा साइनसॉइडल वेव। साइनसॉइडल वेव का मतलब क्या हुआ, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया भी था। साइनसॉइडल वेव का मतलब ये हो गया, अगर आगे सबसे आगे वाला जो पार्टिकल है, अगर वो सबसे आगे वाला पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, तो एक्चुअली करेंगे तो सारे ही एसएचएम करेंगे, तो सारे ही एसएचएम, बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि एक पहले एक यहाँ करेगा, उसकी थोड़ी देर बाद ये वाला एसएचएम करेगा, उसके बाद ये वाला एसएचएम करेगा, उसके बाद ये वाला एसएचएम करेगा, एंड सो ऑन। तो जो एसएचएम होते रहते हैं, जब ये इस तरीके का ट्रैवलिंग हो रही है वेव की, पहले वाला पार्टिकल जो मोशन कर रहा है, एग्जैक्टली वही मोशन सारे के सारे पार्टिकल्स कर रहे हैं, बस थोड़ा सा टाइम लैग के बाद कर रहे हैं, इसी को तो वेव कहते हैं। अब पहले वाला पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है तो सारे एसएचएम कर रहे हैं। ठीक है, और उस केस में हम लोग क्या करते हैं, बस ये है कि पहले वाले पार्टिकल में अगर एक्चुअली ये जो इक्वेशन निकलती है, इक्वेशन लिखने का सिंपल सा तरीका बच्चों ये रहता है कि वो यहाँ पे आपसे बस इतना सा बोलते हैं कि भाई अगर मान लीजिए कि पहले वाले पार्टिकल का जो मोशन था वो y इज इक्वल टू एफ टी से गिवन था, तो बस t की जगह t माइनस एक्स वाई लिखना होता है। ठीक है, तो बस t की जगह x माइनस t माइनस एक्स वाई लिखना होता है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे पहले ये कह दिया कि जो पहले वाला पार्टिकल था वो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी के हिसाब से, ओमेगा टी प्लस फाइव के हिसाब से वेरी कर रहा था या एसएचएम कर रहा था, तो बस जहां लिखा था टी, वो टी की जगह एक्स वाई भी लिखना होता है। टी की जगह एक्स वाई भी लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि भाई आप एक काम करो, बहुत सिंपल सी बात है, y की वैल्यू क्या लिखोगे, y को अब जब वेव की इक्वेशन लिखने की बारी है तो y इज इक्वल टू a साइन और ओमेगा, और t की जगह लिख दिया t माइनस एक्स बाय वी और प्लस फाइव। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन गया, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, एक सेकेंड कलर थोड़ा चेंज कर लूं, तो ये बन गया है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाय वी इंटू एक्स प्लस फाइव। ठीक है, इसमें ये ओमेगा बाय वी को बोल देते हैं के, ओमेगा बाय वी को ये बहुत ही शानदार तरीके से ओमेगा बाय वी को बोल दिया इन्होंने के, और जो इक्वेशन निकल के आई फाइनली वो आई ये वाली, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि के क्या है, के है ओमेगा बाय वी, या मैं कह सकता हूँ कि वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। ठीक है, ये होती है साइनोसॉइडल वेव। साइनोसॉइडल वेव जब जाती है तो उसके दो पॉइंट, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, दो पॉइंट आपस में सेम फेज में, उन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो कहलाती है एक वेवलेंथ। ठीक है, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ठीक है, जिसको मैं तो प्यार से क्या, ये पहाड़ है और ये खाइए कहता हूँ। ठीक है, तो ये मतलब दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमास के बीच की दूरी वेवलेंथ, दो सिमिलरली दो कंसेक्यूटिव मिनिमास के बीच की दूरी भी वेवलेंथ। इनफैक्ट मतलब जो कोई भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होते हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी भी लैम्डा ही है। तो लैम्डा या वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन या मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। दोनों अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे दोनों एक साथ वाइब्रेट कर रहे हैं,
ठीक है। अगर ये नीचे है मतलब बॉटम मोस्ट पे है, जो भी अगर दो पॉइंट जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होते हैं उनके बीच की जो मिनिमम दूरी होती है उसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। जो फॉर्मूले आते हैं हमारे बहुत ज्यादा काम, वो क्या है भाई, पहला फॉर्मूला होता है v इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको हमेशा याद होना चाहिए। जहां देखा आपने ओमेगा, तो ओमेगा होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड। अगला होता है k की वैल्यू हो जाती है 2 पाई बाय लैम्डा। वेलोसिटी हो जाती है ओमेगा बाय के, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। और एक आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, k तो 2 पाई बाय लैम्डा, ओमेगा 2 पाई बाय टी, तो ये तो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। डेल्टा फाई जो होता है ना, दो पॉइंट्स के बीच का फेज डिफरेंस, ठीक है, अगर एक वेव इस तरीके से जा रही है तो कोई दो पॉइंट्स के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है, या वो आपको याद करो बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन बताया था मैंने, उसमें मैंने ये वाली बात कही थी कि जब वो जो कौन सा था, वो जो डब्बे रखे हुए थे, तो डब्बों पर तार 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 करके मारते हुए चले गए थे, तो क्या हुआ था वो भाई, एक डब्बा ये था जिसके अभी जो एक चक्कर पूरा काट के आ गया, ये नीचे गया, ऊपर आया, वापस आया, और एक डब्बा ये है जिसके अभी पड़ी है दोनों अभी अपने अपनी पोजीशन पर ही और अभी जा नीचे ही रही है, तो दोनों का फेज सेम है। पर बस इतना सा है कि इसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, ये पूरा नीचे जाके ऊपर जाके वापस आया और इसकी अभी अभी पड़ी है, तो ये 2 पाई का फेज एक्चुअली हम ये कह सकते हैं, इसने ये टू इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग सर्कुलर मोशन हो रहा था, वो ये वाला जो है, ये ऑलरेडी जो उसका जो इमेजिनरी पार्टिकल था वो 2 पाई एंगल घूम चुका है। इसीलिए हमने कहा भी था कि दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो लैम्डा है। अभी अभी और पिछली स्लाइड में भी हमने यही कहा, लैम्डा क्या है, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। तो यहाँ पे देखो, ये होता है डेल्टा फाई, कि अगर कोई भी दो पॉइंट्स के बीच की दूरी डेल्टा एक्स है, मान लो एक पॉइंट ये वाला है, ये वाला है, और एक पॉइंट ये वाला है, इन दोनों के बीच की दूरी अगर डेल्टा एक्स है, तो इन दोनों का जो फेज डिफरेंस है, दैट फेज डिफरेंस इन दोनों का, दैट फेज डिफरेंस इज एक्चुअली गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। चलिए कुछ सवाल करते हैं, बहुत देर हो गई, बहुत सारी बातें हम लोग करते जा रहे हैं, ठीक है। चलो, और कुछ बच्चे यहाँ पर हैं हमारे पास, कैसे हैं ये प्यारे प्यारे बच्चे हमारे। गुड मॉर्निंग एमबीबीएस डॉक्टर, कैसे हैं आप? ठीक है, रूही, शमीम, अर्चना, मीना, मोहन। चलो, स्ट्रेटेजिक एनटीएससी प्रेप, अरे वाह क्या बात है छोटे बच्चे, स्वागत है आपका। अच्छा, मनीषा, शिव, दीपाली, चलो बढ़िया, बहुत सारे बच्चे आए हुए हमारे पास। अरे वाह, यहाँ तो बिल्कुल बढ़िया, खूब। चलो ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, तो लगे रहिए आप लोग और ध्यान से यहाँ देखते रहिए। गुड मॉर्निंग दीपाली बच्चे। दीवान सिंह पवारा, दीवान सिंह पवारा, ओके हाय। चलो भाई चलो, हाँ तो भाई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन ये वाला। द इक्वेशन ऑफ वेव इज y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2 sin pi into 0.5 x minus 200t। तो x की वैल्यू x और y सेंटीमीटर में, तो वेव वेलोसिटी निकालनी है। तो भाई ध्यान से देखो, वेव वेलोसिटी कैसे निकालोगे आप? वेव वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या होता है? वेव वेलोसिटी होती है ओमेगा बाय के, अभी अभी हमने देखा है। ओमेगा क्या होता है? जो टाइम का कोफिशिएंट होता है वो कहलाता है ओमेगा। तो ध्यान से देखना, टाइम का कोफिशिएंट सिर्फ 200 नहीं है, 200 पाई है। अच्छा, वैसे इसमें पूछा नहीं है, पर क्या आप मुझे बता सकते हो कि वेव नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है? क्या ये वेव लेफ्ट जा रही है, राइट नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है? ये वेव जा रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि एक्स और टी के कोफिशिएंट्स का साइन उल्टा है, इसका साइन पॉजिटिव है, इसका साइन नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, तो और वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ओमेगा बाय के। ओमेगा क्या है? टाइम का कोफिशिएंट। टाइम का कोफिशिएंट क्या है? 200, और ये बाहर पाई भी लिखा हुआ है, तो 200 पाई, ठीक है। और के क्या हो जाएगा? एक्स का कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 0.5 पाई, ठीक है। और ओमेगा टी माइनस सिक्स, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? पाई से पाई कट गया और ये 0.5 उछल के ऊपर चला गया, तो ये बन गया 400 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बिल्कुल फटाफट से हमारा आंसर आ गया दिल्ली। समझ में आ गई बच्चों ये वाली बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? सवाल देखते जाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ एमबीबीएस डॉक्टर, आप कैसे हैं? बिल्कुल सही बात है, आया ना, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 0.8। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों? यहाँ पे लगेगा डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई उन्होंने दे रखा है पाई बाय 2। काम काम की चीजों को अंडरलाइन करते जाओ बच्चों। 0.8 है, 120 पाई है, पाई बाय 2 है, ठीक है। पाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। लैम्डा तो दिया ही नहीं है, और डेल्टा एक्स दे रखा है इन्होंने 0.8, ठीक है। तो जैसे इन्होंने डेल्टा एक्स दिया, देखो यहाँ पे ध्यान से, पाई से कट गया पाई, और लैम्डा की वैल्यू आ गई है 4 इंटू 0.8, यानी कि वो बन गई 3.2 मीटर, ठीक है।
अब जैसे ही, क्योंकि ये 0.8 मीटर्स में दे रखा था, तो यानी लैम्डा वैल्यू 3.2 मीटर्स आ गई, ठीक है। और पूछा क्या है, वेलोसिटी पूछी है, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इन्होंने हमको अलग से गिफ्ट कर दी, ठीक है। वेलोसिटी पूछी हुई तो वो क्या हो जाएगी, 120 मल्टीप्लाइड बाय 3.2, ठीक है। तो 120 को जैसे मैंने 3.2 से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ जाएगा, 120 इंटू 3.2 बेसिकली हो गया वो 12 इंटू 32, और वो हो जाएगा 384 मीटर्स पर सेकेंड, यानी कि आंसर आ गया बॉम्बे। समझ में आ गई बच्चों? चलिए, हाँ मनीषा जी कह रही है सर नाम ले लो मेरा, लीजिए। हाँ जी मनीषा जी, आपका नाम ले लिया ली, ठीक है, ओके। गुड मॉर्निंग भैया, कैसे हो आप? चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्लेन वेव इज ट्रैवलिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एक्सप्रेशन। वेव की इक्वेशन बच्चों ये वाली दे रखी है आपको, ठीक है। Where x and y are distances measured along the x axis and y in meters and the time is in seconds। पहली बात तो वेव बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है कि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है? भाई दोनों का साइन कन्वेंशन, सॉरी दोनों के जो कोफिशिएंट्स है वो सेम है, इसका मतलब उन दोनों का साइन जो है वो सेम है, और इसका मतलब वेव इतना तो पक्का है कि वेव नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो ये तो बात पक्की होगी बच्चों, ए और बी गलत हो गए, ठीक है, क्योंकि इनमें लिखा हुआ है वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो ये तो गलत हो गए, ठीक है। अब सी और डी में से देखना है, और क्या लिखा हुआ है, वेव लेंथ की बात कर रहे हैं। वेवलेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं, वेवलेंथ होती है लैम्डा की वैल्यू होती है 2 पाई बाय के, वेयर के इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स का मतलब जो भी डिस्टेंस है, यहाँ पे इसके से वाई के, तो इसका मतलब 12.56 आ जाएगा। तो ये हो गया 2 इंटू 3.14 अपॉन 12.56, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे वाला आ जाएगा, तो ये 4 से कट गया, और इसका मतलब ये आ गया हाफ, और इसका मतलब जो लैम्डा आ गई है वो आ गई है 0.5 मीटर। इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। देख रहे हो आप इस बात को कि जब आप एक्चुअली क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो कितनी जल्दी जल्दी ये सवाल जो है वो जो कितनी जल्दी चीजें समझ में आती हैं। बस एक बात, डर से आगे बढ़ने की चीज है, कई लोग बच्चे डरते हैं, तो डर से मत डरो, डर से आगे बढ़ो, क्योंकि डर के आगे जीत है, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, अच्छा ठीक है, अब इसमें अरे एक मिनट, अब्दुल आ गए, हेलो अब्दुल, हाय रॉकी, अरे रॉकी बड़े दिनों बाद आए। चलो, बिल्कुल शिव प्रसाद, आपका आंसर बिल्कुल सही है बच्चे, गुड। चलिए पार्टिसिपेट करते रहो ताकि आपका दिमाग और जो ध्यान है वो यहाँ लगा रहे। चलिए, अ ट्रांसवर्स वेव इज डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन दिस द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। अब देखो बच्चे, पार्टिकल के जब पार्टिकल की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा एसएचएम से प्रेरित सवाल है, ठीक है। कि अगर एक पार्टिकल, अब याद करो, अगर एक सर्कल होता है, अगर एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, तो जो वर्टिकल मोशन होता है उसमें एक पार्टिकल की जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो होती है ओमेगा इंटू ए। वी मैक्स की जो वैल्यू आती है बच्चों वो ओमेगा इंटू ए आती है। अब ए तो दे रखा है, वाई नॉट है, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट ओमेगा, ओमेगा हो गया टाइम का कोफिशिएंट, ठीक है, टाइम का कोफिशिएंट हो गया 2 पाई टी, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई है 2 पाई एफ, ठीक है। तो यहाँ पे बस ओमेगा और लिख देता हूँ, तो 2 पाई एफ से और मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और इसका मतलब क्या आ गया, बस 2 पाई एफ इंटू वाई नॉट। कितना आसान सवाल है यार, ये आंसर डेली आ गया। इनफैक्ट आप देखो कितनी बार जब पूछा जा चुका है, सीपीएमटी में आ चुका है, एएफएमसी में आ चुका है, एमपीपीएमटी में आ चुका है, इवन पीईटी में भी आ चुका है, डीपीएमटी में आया है। तो काफी कॉमन और काफी लोकप्रिय सवाल है बच्चों, और है बिल्कुल लड्डू सा, ठीक है। चलो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, चलिए भाई, हेलो प्रीति एंड हेलो सूरज, खूब सारे बच्चे हमारे पास, दुर्गेश, एम एस, मोहित सिंह, ओके, मोहित सिंह, भावना, चलिए बढ़िया। इसके बाद आता है कि अगर एक वेव ट्रांसफर वेव, अगर एक स्ट्रिंग पे वेव ट्रेवल कर रही होती है तो वो वेव कैसे ट्रेवल करती है, तो ट्रेवल तो क्या करती है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है। सो दैट वेलोसिटी इज एक्चुअली गिवन बाय ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये थोड़ा सा फास्ट ट्रैक वाला कोर्स है, ये 2 घंटे में हमको पूरी वेव खत्म करनी है। डेरिवेशन आप चाहें तो अपने किसी भी जो स्टैंडर्ड आपकी किताबें होती है वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। वेलोसिटी जो है होती है, दैट वेलोसिटी इज गिवन बाय रूट ओवर टी बाय म्यू, ठीक है, वेयर टी इज टेंशन एंड म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ। म्यू क्या होता है बच्चों, म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ होता है म्यू, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ इस यहाँ डब्बा टांग रखा है 20 किलो का और 500 ग्राम पर मीटर इसका जो ये म्यू दे रखा है, तो अच्छा टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, सीधी सी बात है, इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग जाएगी 200 न्यूटन की, mg मतलब। तो और ये रुका हुआ है, इसका मतलब टेंशन विल आल्सो बी इक्वल टू 200 न्यूटन ओनली। तो टेंशन पता चल गई, म्यू पता चल गया, तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी पूछी गई है इसके अंदर,
तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट टी बाय म्यू। तो रूट टेंशन तो हो गई 200 और म्यू हो गया, अगर इसको मैं ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करूं तो 0.5 किलोग्राम पर मीटर। तो ये 0.5 से डिवाइड कर दिया, जैसे 0.5 से डिवाइड किया ये आ गया रूट ओवर 200 इंटू 2, यानी कि वो हो गया रूट 400। रूट 400 की वैल्यू आ गई 20 मीटर्स पर सेकेंड, यानी कि आंसर आ गया इसका आगरा। समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, गुड मॉर्निंग सुदर्शन, सुदर्शन सॉरी सुदर्शना। चलिए अच्छा, इसके बाद आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर यहाँ से मान लो दो वेव आ रही हैं, अगर एक ही स्ट्रिंग के ऊपर एक्चुअली दो वेव एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं, तो क्या फायदा हो, तो क्या होगा अगर एक ही स्ट्रिंग के ऊपर दो वेव्स एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं। तो व्हाट हैपेंस इज दैट कि सीधी सी बात है कि जो y नेट इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ठीक है, अगर दो वेव ट्रेवल कर रही हैं, y1 वाली भी और y2 वाली भी, और दोनों वेव एक साथ आ रही हैं, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हम ये कह सकते हैं कि वेव्स आई, इधर से वेव आई, इधर से मतलब दोनों वेव की वजह से अपने इंडिविजुअली जो भी डिस्प्लेसमेंट होना था उसको आप सीधे सीधे एल्जेब्रिकली ऐड कर लो। मतलब अगर एक वेव ने कहा कि एक पार्टिकल मेरे हिसाब से मी पोजीशन से 1 मिलीमीटर ऊपर होना चाहिए, दूसरे का नहीं मेरे हिसाब से तो 2 मिलीमीटर ऊपर होना चाहिए, तो होगा ये कि जब ये दोनों वेव एक साथ, ये दोनों डिस्टर्बेंस एक साथ एक जगह पहुंचेंगे तो वो पार्टिकल बेसिकली 3 मिलीमीटर ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर किसी ने कहा मेरे हिसाब से 1 ऊपर होना चाहिए, दूसरे का नहीं मेरे हिसाब से तो 2 नीचे होना चाहिए, तो जब ये दोनों एक जगह पहुंचेंगे तो कुल मिला के +1 एंड -2, तो रिजल्टेंट -1 हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जैक्टली इन्हीं एग्जांपल्स को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एक वेव इधर से आ रही थी, एक वेव इधर से आ रही थी, छोटा पहाड़ बड़ा पहाड़ मिलके मिलके बने और ऊंचा पहाड़। ठीक है, अच्छा एक बार क्रॉस होने के बाद तो बिल्कुल एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते, पहचान ही नहीं पाए एक दूसरे को। ठीक है, मोहित 11th का कुछ पार्ट तो नहीं, अभी तो 11th का तो ये बस एक सेशन है, वैसे तो मैं 12th वाला पार्ट मेजरली लेता हूँ यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, हाँ प्लस पे मैं 11th 12th दोनों पढ़ाता हूँ। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर अगली चीज ये हो गई कि अगर ये पहाड़ आया इधर से खाई आ गई, अगर पहाड़ और खाई अगर मैच कर गए तो उस केस में अब ये खाई ज्यादा गहरी थी तो रिजल्टेंट ऐसा आ गया। इनफैक्ट एक इसमें खास बात ये है कि एक बार जब ये ट्रेवल कर जाते हैं तो ट्रेवल मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं, उसके बाद तो ये ऐसे ट्रेवल क्रॉस कर जाते हैं जैसे कभी एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। यहाँ से देखो ये बड़ा पहाड़ आ रहा था, फिर ये यहाँ आया, फिर यहाँ बीच में जब ये साथ में जब कुछ कुछ हुआ और बाद में ऐसे निकल गए जैसे ये उनसे वो छोटे वाले से कभी टकराया ही नहीं है ये। ठीक है, तो ये हमेशा इसी तरीके से ट्रेवल करते हैं। ठीक है, इसका एक बहुत बढ़िया सा एनिमेशन है, उसको जरा देखने की कोशिश करते हैं। ये देखो यहाँ से ये निकल गए। ठीक है, इस एनिमेशन को अगर आप देखते हो तो यहाँ पे क्या होगा भाई, जब एक वेव आ रही है, बड़ी वेव आ रही है और एक छोटी वेव आ रही है, इधर से आई है बड़ी वाली वेव और इधर से आई है छोटी वाली वेव। ठीक है, और एक बार जब ये एक दूसरे से मिले, जब तक एक जगह पर थे तब तक तो ठीक है जो हो रहा था, लेकिन एक बार जब क्रॉस हुए उसके बाद बिल्कुल अलग हो गया सिस्टम सारा। ठीक है, उसके बाद तो ये मतलब एक दूसरे को पहचानते ही नहीं थे मतलब, और ये बिल्कुल ठीक उसी वेलोसिटी से चले गए जिस वेलोसिटी से पहले चल रहे थे। छोटी वाली इधर से घुसी, छोटी वाली इधर से ही बाहर आ गई। ठीक है, ऐसी बड़ी वाली जो थी वो यहाँ से आई 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 और क्रॉस होने के बाद वही बड़ी वाली आगे चलेगी सेम एम्पलीट्यूड के साथ विदाउट एनी चेंज। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट इंटरफेरेंस ऑफ वेव गोइंग इन सेम डायरेक्शन। अब अगर दो वेव्स अगर सेम डायरेक्शन में जा रही होती है बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा हम सीधे सीधे y1 y2 ऐड कर देते हैं। जब आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाते हो और थोड़ी सी मैथ्स लगाते हो तो आपको ये समझ में आता है कि जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो सीधे सीधे इस तरीके से ऐड होते हुए चले जाते हैं। ठीक है, और अगर वो ऐड होते हुए चले जाते हैं तो जो एक्सप्रेशन जो आता है वो आता है a इज इक्वल टू रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi, ये बेसिकली आपको थोड़ा सा इसको मतलब आपको वेक्टर्स वाली फील भी दे सकता है कि अगर ये y एक्सिस है, मतलब ये अगर मान लो एक प्लेन बनाया, अगर एक एम्पलीट्यूड यहाँ पर है a1 और एक और एम्पलीट्यूड है यहाँ पर a2, और हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करूं तो वो रिजल्टेंट इस तरीके का कुछ आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही मैंने वो रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करी वो रिजल्टेंट आ गया कुछ ऐसा, एक सेकंड, हाँ वो जो रिजल्टेंट आ गया वो यहाँ पर आ गया कुछ इस तरीके का। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच का ओरिजिनल जो एंगल था वो फाई था, तो उस केस में मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आती होगी कि जो a की वैल्यू होती है वो रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस cos डेल्टा प्लस 2a1 a2 cos फाई हो जाती है।
ठीक है, हालांकि ये वेक्टर्स है नहीं, लेकिन मैथमेटिकली सॉल्व करने पर ये वेक्टर जैसी इक्वेशन यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, और ये वाला जो एक्सप्रेशन है बच्चों बहुत काम का, ये आपके बार बार काम आएगा, इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलो। हाँ भावना जी, ओ सॉरी, कुछ कह रहे हैं आप? हाय हाय मोहित, हाय मिर्जा, हेलो शुभम। बताइए भावना जी, आप कह रहे हैं सर टेल मी प्लीज में क्या कह रहे हैं आप? ये थोड़ा सा मुझे नहीं दिख रहा है इस वक्त। ठीक है, तो जो भी हो आप बता दीजिएगा। ठीक है, एक बार दोबारा पोस्ट कर दो। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में क्या होता है बच्चों? अब जैसे हमने देखा कि एम्पलीट्यूड जो होता है, कुल मिला के जो नया वाला एम्पलीट्यूड आया वो ये आया। ठीक है, अब अगर cos डेल्टा फाई की वैल्यू +1 होती तो एम्पलीट्यूड a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बन जाता, रूट ऑफ a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बन जाता। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, cos डेल्टा फाई की वैल्यू अगर +1 है तो फाई की वैल्यू 2n पाई है, तो उस केस में एम्पलीट्यूड की वैल्यू a1 प्लस a2 आ जाती है। ऐसे ही cos डेल्टा फाई की वैल्यू अगर -1 होती, यानी कि फाई की वैल्यू 2n प्लस 1 होती, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू मॉडुलस ऑफ a1 माइनस a2 बन जाती। ठीक है, अच्छा, चलिए। अच्छा, अगर मान लो मैं आपके कमेंट्स का भी जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, तो आप ये कर सकते हो, आप सेशन के बाद या तो आप यूट्यूब इस सेशन के नीचे जो कमेंट सेक्शन होगा उसके अंदर आपने क्वेरी छोड़ दो, तो मैं वहां पर उसके जवाब दे दूंगा। या फिर आप डायरेक्टली मुझे @अनुमय गुप्ता, ये मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम आईडी है, इस पे आप मुझे मैसेज करके भी आप अपने जो जो भी क्वेश्चन है या जो भी क्वेरीज हैं वो क्लियर करवा सकते हो, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए भाई, ये क्वेश्चन आया, टू स्ट्रिंग वेव्स एक्सप्रेस्ड इन दिस गिवन बाय, ये हो गई एक स्ट्रिंग वेव की इक्वेशन, ये हो गई दूसरी स्ट्रिंग वेव की इक्वेशन, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट अ प्लेस वेयर फेज डिफरेंस π/2 है। तो अब सिंपल बेसिकली बच्चों बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला एप्लीकेशन है भाई। फेज डिफरेंस π/2 दे रखा है, y1 दिया है, y2 दिया है, तो रिजल्टेंट पूछा हुआ है, तो हमें तो एम्पलीट्यूड से मतलब है यार, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा फाई इज इक्वल का रूट, तो यानी कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी, या सॉरी जो एम्पलीट्यूड बनेगा, टोटल जो एम्पलीट्यूड बनेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.3 इंटू 0.4 इंटू कॉस ऑफ डेल्टा फाई। डेल्टा फाई की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा फाई की वैल्यू होती है π/2, दे रखी क्वेश्चन के अंदर, दे रखी है π/2, और उसका पूरे का लेना है क्या, रूट। अब cos π/2 तो जीरो होता है, तो ये वाला टर्म तो जीरो हो गया, बचा क्या, 0.3 स्क्वायर प्लस 0.4 स्क्वायर, 0.3 स्क्वायर हो गया 0.09, 0.4 स्क्वायर हो गया 0.16, 0.9 प्लस 0.16 वो हो गया 0.25, और उसका जब आपने रूट लिया तो वो आ गया 0.5, यानी कि एम्पलीट्यूड आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, यानी आंसर हो जाएगा कैलकाटा। अरे दिल्ली कहां से पहुंच गए, कैलकाटा है बेटा, कैलकाटा। ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अगला, इक्वेशन ऑफ अ मोशन ऑफ द वेव इज दिस, एम्पलीट्यूड कितना होगा भाई? एक वेव दे रखी है ये वाली, एक वेव दे रखी है ये वाली, बेसिकली हमें दिख रहा है कि फेज डिफरेंस है वो यहाँ पर थीटा का है, एम्पलीट्यूड दोनों ए है, यानी कि नया वाला एम्पलीट्यूड क्या बन जाएगा, वो हो जाएगा रूट ओवर क्या, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा का रूट। ठीक है, तो वो इनफैक्ट रूट 2 इंटू ए तो बाहर निकाल लेता हूं, अंदर क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा को मैंने लिखा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 -1 का रूट, तो है ही सही, 1 से कट गया 1, इसलिए थोड़े से बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ये रूट 2 बाहर आया, कॉस भी बाहर आया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2a कॉस थीटा बाय 2, तो आंसर आ गया 2a कॉस थीटा बाय 2, यानी कि आंसर हो गया आगरा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो चीज आती है अगली, वो होती है रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ फिक्स्ड एंड। तो बस इसमें बेटा 3 बातें होती है याद रखने की। ठीक है, बहुत ही सिंपल बातें। पहली बात तो यहाँ पर ये है कि जो फिक्स्ड एंड है इट रिमेन्स फिक्स्ड, मतलब ये तो कोई खास बात है नहीं वैसे, तो फिक्स्ड एंड डज नॉट मूव, सही बात है भाई, फिक्स्ड एंड है, मूव क्यों करेगा। दूसरा ये होता है कि इसमें एक्चुअली दो ही बातें, इसमें पाए का फेज शिफ्ट आता है, पाए का फेज शिफ्ट आया मतलब वेव जो है वो एक्चुअली मुंह उल्टा लटका के वापस चली गई। ठीक है, तो एक तो हो गया पहली बात, फिक्स्ड एंड डज नॉट मूव, सेकंड बात पाए का फेज शिफ्ट आता है, मतलब
अगर एक एंड फिक्स्ड है तो जब वेव लौट के जाती है तो सीधे आई थी तो ये सीधे मतलब अगर ऊपर आई थी तो ये पिट के और मुंह लटका के वापस पीछे जाती है। ठीक है, इट द वेव जिसकी जो लैंग्वेज होती है अच्छी सी वही होती है, द वेव इंकर्स अ फेज शिफ्ट ऑफ पाई, द वेव इंकर्स अ फेज शिफ्ट ऑफ पाई। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगली जो चीज होती है वो ये है कि अगर ये फ्री एंड है, ठीक है, फ्री एंड मतलब फ्री का मतलब बिल्कुल फ्री नहीं है, बेसिकली एक जैसे छल्ला लिया और एक रॉड में टांगा और वो छल्ले को ऐसे पकड़ और रॉड पकड़ के खींच दिया ताकि टेंशन तो रहे, क्योंकि अगर बिल्कुल ही फ्री कर दोगे तो टेंशन नहीं आएगी, टेंशन नहीं आएगी तो वेलोसिटी नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, वेलोसिटी होती है रूट ओवर टी बाई म्यू। अगर टेंशन जीरो होगी तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, तो ये वेव जाएगी नहीं, अगर जाएगी नहीं तो वापस कैसे आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब वेव की वेलोसिटी होती है रूट ओवर टी बाई म्यू। तो जब वेव यहाँ पे छल्ला तो होता है, अच्छा ये मास है छल्ला होता है, इसके बारे में भी दो तीन बातें होती हैं। पहली बात होती है कि देखो अगर आप ध्यान से देखो इसका एम्पलीट्यूड इतना है यहाँ तक का, और इसका जो मोशन देखे अगर वो कहां तक जा रहा है, ये यहाँ तक जा रहा है, तो ओरिजिनली वेव का एम्पलीट्यूड यहाँ तक था और ये जा यहाँ तक रहा है, और इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों, इसका मतलब इसका जो मोशन होता है वो डबल होता है। ठीक है, तो फ्री एंड्स y max is twice of amplitude। एक बात, दूसरा बात नो फेज शिफ्ट। ठीक है, वेव सीधी आई थी बच्चों, सीधी आई थी सीधी ही वापस चली गई, तो नो फेज शिफ्ट। ठीक है, अच्छा और इसमें वैसे एक चीज और होती है ध्यान रखने की, वो ये है कि रस्सी का जो ये वाला एंड है ना, आप ये वाला देखोगे रस्सी का ये जो एंड है ये हमेशा हॉरिजॉन्टली रहता है। ठीक है, जब ये मोशन हो रहा होता है तो रस्सी का ये वाला एंड कभी टेढ़ा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि छल्ला यहाँ पे बंधा हुआ है और रस्सी बीच में थोड़ी सी देर के लिए भी ऐसे हो गई, नहीं, रस्सी हमेशा इससे हॉरिजॉन्टली ही जुड़ी रहेगी, चाहे वो छल्ला कहीं भी चला जाए पर रस्सी हॉरिजॉन्टली रहेगी, पर कभी ऐसे होएगी कभी ऐसे होएगी कभी ऐसे होएगी, पर रहेगी वो हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये हो गया रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड। फिर आता है कि अगर मान लो कि एंड नहीं होता, दूसरी तरफ एक रस्सी और होती तो क्या होता, बस इसमें छोटी सी बच्चों कहानी है, उससे याद रखोगे तो बहुत काम आ जाएगा। वो ये है कि भाई एक था बड़ा राजा, एक था छोटा राजा। अब बड़े राजा का मन किया छोटे राजा पे चढ़ाई करने का कि हम तो इस पे अटैक करेंगे। ठीक है, ये छोटी सी कहानी जो मैंने मैंने बनाई थी जब मैं पढ़ता था, और उसके बाद से मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी सुनाई, और उनको जो चीज थी ये वाली समझ में, मतलब उससे उनको ये चीज जो थी वो बैठने लगी। ठीक है, अच्छा चलिए यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने तरीका जो बताया था वो ये था कि जैसे एक बड़ा राजा है और एक छोटा राजा है, बड़ा राजा आया इधर से, और अब इसमें क्या है कि हमेशा एक बात ध्यान रखो, एक वेव अगर किसी भी इंटरफेस से पहुंचती है, एक वेव अगर किसी भी इंटरफेस से पहुंचती है, हमेशा थोड़ी सी वेव ट्रांसमिट होगी आगे जाएगी और थोड़ी सी जो एनर्जी है वो वापस आ जाती है। ठीक है, यानी कि दोनों मतलब रिफ्लेक्शन भी होगा और ट्रांसमिशन भी होगा, हमेशा जब भी इंटरफेस से पहुंचेगी तो रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन दोनों होते हैं। सवाल ये है कि वेव जब जा रही है तो वो सीधी जाएगी या उल्टी जाएगी। ठीक है, तो जब एक वेव यहां से आई बच्चों, तो बस ये ऐसे याद रखो कि बड़ा राजा आया, बड़ा राजा वहां चला गया, जब ये बड़ा राजा उधर चला गया तो इसका मतलब क्या हुआ, बड़ा राजा जब इधर गया तो उसे छोटे राजा के ऊपर अटैक किया, वहां जीत गया, उसके जितने सैनिक अंदर घुस गए, वो तो जो अंदर घुस गए, ट्रांसमिटेड वेव में कभी भी फेज शिफ्ट नहीं आएगा, ध्यान से सुन लो। ट्रांसमिटेड वेव जो होती है, जो वेव पार चली गई, चाहे वो छोटे राजा ने बड़े राजा पे चढ़ाई करी हो या बड़े राजा ने छोटे राजा पे चढ़ाई करी हो, जो वेव पार हो गई वो तो आर पार चली ही जाएगी, उसमें कोई शक ही नहीं है। ठीक है, और उस केस में पाए का कोई फेज शिफ्ट नहीं आएगा। फर्क सिर्फ पड़ता है लौटने वाली पे। अब ये बड़े राजा ने छोटे राजा पे चढ़ाई करी थी। ठीक है, अब जब ये इसलिए जब ये वापस लौट के आया तो ये बड़ी खुशी खुशी वापस लौट के आया, देखा पीएटी के आए हैं, तो ये अपना मुंह बिल्कुल सिर उठा के वापस गए, और इसलिए यहां से हम लोग ये याद रख सकते हैं कि इनका इसमें पाए का फेज शिफ्ट नहीं आता। तो यहाँ पे किसी में भी पाए का फेज शिफ्ट नहीं आया, ना तो ट्रांसमिटेड वेव में और ना ही रिफ्लेक्टेड वेव में। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, तो जब छोटे राजा ने बड़े राजा पे चढ़ाई करी तो जो अंदर घुस गए वो तो चलो ठीक है, मुंह उठाए अंदर घुस गए, लेकिन जब वापस आए ये बड़े राजा से बहुत पिट के वापस आए, तो ये थे जब ये वापस गए तो ये मुंह लटका के वापस चले गए। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रहेगा, ट्रांसमिटेड वेव में कभी भी पाए का फेज शिफ्ट नहीं आता है, रिफ्लेक्टेड वेव में तब आता है जब ये डेंसर मीडिया से टकरा के लौट रहा होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना बच्चों बस। ठीक है,
हेलो मंजू, गुड मॉर्निंग बच्चे। चलो आगे बढ़े। इसके बाद आता है कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स क्या होती है? बहुत ही खूबसूरत चीज होती है स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव्स में क्या होता है कि जब बेसिकली दो वेव्स होती हैं जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है, एक वेव एक ही रस्सी के ऊपर एक वेव इधर से आ रही है, एक वेव इधर से आ रही है, देखो डायरेक्शन तो अपोजिट आई। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है वेव की? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है, कई बार देख लिया मतलब अब तक। तो वैसे वेलोसिटी ऑफ वेव की अगर हम बात करें तो हमने ये देखा कि वेलोसिटी ऑफ वेव होती है रूट ओवर टी बाय म्यू। प्लीज नोट, वेलोसिटी ऑफ वेव इस बात पर डिपेंड नहीं करती मतलब जैसे मान लो ऐसा नहीं है कि रस्सी है, रस्सी पे हमने धीरे से वेलोसिटी दी, धीरे से एक पल्स जा रही है और एक जोर से झटका दिया तो पता चला पीछे वाली पल्स ने जाके पकड़ लिया आगे वाली पल्स को। ऐसा कभी नहीं होगा। वेलोसिटी जो होती है इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द चेंज, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन कि भाई सोर्स ने क्या किया, ठीक है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द मीडियम। तो वेलोसिटी होती है वो रूट ओवर टी बाय म्यू होती है, ठीक है। अगर वेलोसिटी की वैल्यू रूट ओवर टी बाय म्यू आ गई तो अब हम जो कि एक ही रस्सी की बात कर रहे हैं, मीडियम सेम है, तो इसका मतलब जो पल्स यहाँ से आ रही है या जो पल्स यहाँ से आ रही है, दोनों का जो स्पीड होगी वो तो सेम ही होगी, बस डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। दूसरी बात ये होती है दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात ये होती है दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। वैसे अगर मैं इन दोनों बातों की बात करूं, अगर वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है ओमेगा बाय के या v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब वेलोसिटी सेम है इसे क्योंकि मीडियम सेम है, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में सेम बता दी है, इसका मतलब वेवलेंथ भी झक मार के बराबर होगी, साथ ही साथ एम्पलीट्यूड भी बराबर है। इसका मतलब अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाऊं कौन सी इक्वेशन आएंगी? अगर मान लो एक इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू ए साइन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है तो ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो दूसरी इक्वेशन में लिख सकता हूँ ये तो y1 हो गई, y2 में लिख सकता हूँ एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, साइन एंगल मतलब फ्रीक्वेंसी भी सेम है तो ओमेगा टी, और प्लस डायरेक्शन उल्टा है तो प्लस, और लैम्डा सेम है तो के भी सेम ही आएगा के एक्स। चाहो तो फाइव लगा सकते हो साथ में, प्लस फाइव भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आ जाती दोनों वेव्स की इक्वेशन। अच्छा अगर मैं इनको ऐड करूं, अब अगर दोनों वेव एक ही जगह पे एक साथ पहुंच गई तो इसका मतलब क्या हो गया? एक इक्वेशन तो हमने ये वाली लिख दी, ठीक है, एक इक्वेशन हमने ये वाली लिख दी, एक इक्वेशन हमने ये वाली लिख दी और दोनों को कर दिया ऐड। जैसे ही मैंने दोनों को ऐड किया इसका मतलब क्या होगा? जैसे मैंने दोनों को ऐड किया तो यहाँ पे फाइव को मैं जीरो मान लेता हूँ, तो ए साइन सी माइनस डी और या ए साइन ए माइनस बी और ए साइन ए प्लस बी, ठीक है। तो दोनों को खोल दिया पकड़ के, साइन जब ऐड किया तो साइन ऐसे लगा लो साइन सी साइन साइन ए प्लस साइन बी, तो वो टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू बन जाएगा। तो यानी कि जब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, इसको मैथमेटिकली सॉल्व किया ये आ गया, ठीक है। और ये जो चीज है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पर मुद्दे की बात है ये हो क्या रहा है, ये अजीब सा एक्सप्रेशन बन गया। तो चलो देखते हैं बच्चों स्टैंडिंग वेव एक्चुअली होती कैसी है। वैसे तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि ये स्नैपशॉट ले रखे, वेव जैसे भी ट्रेवल करेगी अलग अलग इंस्टेंट्स पे कैसी लगेगी देखने में, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग और थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं क्योंकि हमारे पास वीडियो है, ठीक है, ये किताब नहीं है, हम बुक नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम वीडियो में है, वीडियो में हम लोग देख सकते हैं। मैंने एक्चुअली आपके लिए बिल्कुल बहुत ही बढ़िया विजुअलाइजेशन बना रखे हैं, छोटे छोटे वीडियो बना रखे हैं ताकि आप लोग उस चीज को अच्छे से समझ पाए, ठीक है। अच्छा अंकित पूछ रहे हैं सर व्हेन विल यू स्टार्ट? हाँ 11th का बेटा बैच मंडे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, नेक्स्ट कमिंग मंडे से, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, ये अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे आपको नजर आएगा रेड वाली जो वेव है वो लेफ्टवर्ड जा रही है और ब्लू वाली जो वेव है वो राइटवर्ड जा रही है, ठीक है। और इन दोनों का जो इंटरफेरेंस है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो एक्चुअली वो ब्लैक वाली वेव है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि कहीं ना कहीं एक इंस्टेंट पे जब ये पहाड़ और पहाड़ मैच करे तो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ बने, ये अभी ठीक है, जब पहाड़ और पहाड़ मैच करे तो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ बने, ठीक है। जब खाई और खाई मैच के बहुत गहरी गहरी खाई बनी। लेकिन एक इंस्टेंट बीच में ऐसा भी आ रहा है जब एक का पहाड़ है और दूसरे की खाई है, अगर एक का पहाड़ है दूसरे की खाई है तो रिजल्टेंट फ्लैट है। तो एक बहुत ही छोटे इंस्टेंट के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो ये ब्लैक वाली जो रस्सी है, मैं पॉज नहीं कर सकता, ये अलग ये एनिमेशन है, लेकिन एनीवेज मैं आपको दूसरे तरीके से बता दूंगा। लेकिन एक इंस्टेंट तब भी आ रहा है जब ये पूरी पूरी रस्सी फ्लैट हो रही है, ठीक है। इसमें अगर आप कुछ पॉइंट्स देखो, एक ये वाला पॉइंट हो गया, एक ये वाला पॉइंट हो गया, ये वो पॉइंट्स है जो अपनी जगह से मूव ही नहीं कर रहे, ठीक है। ये वो पॉइंट्स है जो अपनी जगह से मूव नहीं कर रहे, ये जो पॉइंट जो अपनी जगह से मूव नहीं कर रहे होते हैं वो कहलाते हैं नोड्स। अच्छा और जो बहुत ज्यादा मूव कर रहे हैं, ये हो गया ये वाले भाई साहब, ये नाचे पड़े बहुत जोर जोर से, इनको हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं एंटी नोड्स। ये क्या कहलाते हैं?
एंटी नोड्स, एंटी नोड, नोड के उल्टे एंटी नोड्स। ठीक है बच्चों। अच्छा, नहीं वो प्लस पे स्टार्ट होगा बेटा, 11th का जो है वो जो नया बैच है वो प्लस पे स्टार्ट होगा। गुड मॉर्निंग गौतम गंभीर। चलिए भाई, तो ये आ गया एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कि भाई फंडामेंटल मोड में क्या होता है। देखो जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि चलिए भाई, जैसे अगर मान लो कि जैसे मेरे पास एक स्प्रिंग है, ये मैंने छोटा सा एनिमेशन बना रखा है बच्चों आपके लिए कि अगर ये ऐसे स्प्रिंग है, ये मेरे पास अभी भी है, ठीक है। अगर अगर इसमें मैं इस यहाँ पे ये जो मोड अभी हम बात करें इसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल मोड, ठीक है। और फंडामेंटल मोड क्या चीज है, ये है फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल मोड में क्या होता है, बीच में एक एंटी नोड है, एक नोड इधर है, एक नोड इधर है, ठीक है। तो फंडामेंटल मोड में एक यहाँ पे एक एंटी नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, और ये बीच में आ गया एंटी नोड। समझ में आ रही बात, ठीक है। इसी के बाद अगर मैं चाहूं तो अपने हाथ को मैं इस तरीके से भी मूव कर सकता हूं कि उसमें क्या हो जाएगा कि उसमें ये हो जाएगा कि ये यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पर एक और नोड है, बीच में एक नोड और है, यहाँ पर भी नोड है, और यहाँ पे आ गए एंटी नोड्स। तो एंटी नोड्स की बात करें तो सबसे ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्ट जो है वो बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक लूप फॉर्म हो रहा है, यहां से यहां तक एक लूप फॉर्म हो रहा है, और यहां से यहां तक एक और लूप फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इन लूप्स को हम लोग इन लूप की जो लंबाई होती है वो लैम्डा बाय 2 होती है। अभी सारी बातें लिखी हुई आ रही हैं आगे बच्चों, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर एक आगे ये बेसिकली कुछ हो नहीं रहा है, ये मैं सिर्फ अपने हाथ की फ्रीक्वेंसी अगर मैं चेंज करता हूं तो जहां पे ये सॉरी, हाँ, तो जहां पे यहाँ पे एक फंडामेंटल मोड बन रहा था, तो जैसे अगर यहाँ पे फंडामेंटल मोड बन रहा था, इसी को मैंने अगर थोड़ा सा अपने हाथ की फ्रीक्वेंसी को चेंज किया तो यहीं पे ये सेकंड हार्मोनिक कहते हैं इसको, सेकंड हार्मोनिक बनने लग गया। और उसी में अपने हाथ की फ्रीक्वेंसी को और चेंज किया तो थर्ड हार्मोनिक भी बन गया, ठीक है। इनफैक्ट अगर हाथ को और तेज वाइब्रेट करूं तो फोर्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, 4 लूप, 5 लूप, 10 लूप सब बना सकते हैं, और उसके से मेरा हार्ट टूट के शायद नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये इसको हम लोग कहते हैं थर्ड हार्मोनिक। इसके अंदर क्या हो रहा है देखो बच्चों, यहाँ पे एक नोड इधर है, एक नोड इधर है, एक नोड यहाँ है, एक नोड यहाँ है, ठीक है। 4 नोड है और 1, 2 और 3 एंटी नोड्स हैं, ठीक है। 4 नोड है और 3 एंटी नोड है। समझ में आ गई वाली बात। चलिए, अब इसके बाद आता है पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स के पॉइंट्स कैसे होते हैं भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि रीजन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव नोड्स इज नोन एज लूप। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, रीजन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव नोड्स इज नोन एज लूप्स, ठीक है। अगर एक वेव इस तरीके से ट्रेवल कर रही है, ये मान लो ऐसा बन गया, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, ये कभी कभी ये ऐसा था तो फिर ये ऐसा हुआ, बीच में स्ट्रेट लाइन भी हुई होगी। तो ये दो नोड्स के बीच की दूरी होती है उसको लूप कहते हैं, ठीक है। इट इज नोन एज लूप। अच्छा, लूप की जो लंबाई होती है वो लैम्डा बाय 2 होती है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नोड्स इज लैम्डा बाय 2। डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स इज आल्सो लैम्डा बाय 2, ठीक है। अच्छा, ऑल लूप्स, ऑल पॉइंट्स इन द सेम लूप वाइब्रेट इन द सेम फेज, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ऑल पॉइंट्स इन द सेम लूप वाइब्रेट इन द सेम फेज। भाई एक लूप के सारे पॉइंट्स अपने वो आपस में सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं। भाई सारे एक साथ अपने मैक्सिमा पे गए, सारे एक साथ अपने मिनिमा पे आए, सारे एक साथ अपने मीन पोजीशन पे आए, ठीक है। एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं लेकिन इनके जो दे आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, सारे एक साथ अपने मैक्सिमा और मिनिमा को अक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, पॉइंट्स इन द नेबरिंग लूप्स वाइब्रेट इन द अपोजिट फेज। तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट्स इन द नेबरिंग लूप्स की बात करूं तो जब ये टॉप पे है तो ये बॉटम पे है, जब ये बॉटम पे है तो जब ये टॉप पे है तो वो बॉटम पे है। अगर दोनों मीन पोजीशन पे ही है इसका मतलब क्या होगा, अगर दोनों मीन पोजीशन पे इसका मतलब एक ऊपर जा रहा है तो नीचे जा रहा है। तो इनका जो फेज डिफरेंस है वो हमेशा पाई का रहता है। समझ आई बच्चों ये वाली। अच्छा, इसके बाद ये हो गया अपना फंडामेंटल मोड, नोड नोड एंटी नोड। ये हो गया सेकंड हार्मोनिक, इसको सेकंड हार्मोनिक बोलते हैं। अभी सब बता रहा हूँ हार्मोनिक क्या होता है, ओवरटोन क्या होता है, सब बता रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली ये सारी चीजें सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए है, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको अच्छे लग रहे हो ये विजुअलाइजेशन तो लाइक करते जाओ वीडियो को, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि भाई हमारे बच्चे जो है वो एंजॉय कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है। चलिए, इसके बाद अब एक सवाल आता है, विच ऑफ द टू ट्रांसवर्स वेव विल गिव स्टेशनरी वेव। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेशनरी वेव्स की कंडीशन क्या होती है। पहला, डायरेक्शन अपोजिट, दूसरा एम्पलीट्यूड सेम, तीसरा फ्रीक्वेंसी भी सेम,
ठीक है, तो एम्पलीट्यूड तो तीनों के सेम आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डायरेक्शन किसका अपोजिट है, तो भाई एक ऐसा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये दोनों प्लस, तो यानी कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और ये माइनस, यानी ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और तीसरी बात ये है कि तीनों की जो x है, अच्छा यहाँ पे ये y में दे रखा है बेटा, z तो ये z अगर ये वाला हो गया तो ये वेव तो ये तो जा ही y डायरेक्शन में रही है, इस वाली वेव को देखा जाए तो ये वेव इस डायरेक्शन में जा रही है। हमें चाहिए कि वो दोनों एक ही, उनका डायरेक्शन आपस में उल्टे होने चाहिए। ठीक है, तो अगर एक्चुअली देखा जाए तो ये तो पॉजिटिव z में ट्रेवल कर रही है, ये वाली नेगेटिव x में ट्रेवल कर रही है, ये वाली पॉजिटिव x में ट्रेवल कर रही है। तो बेसिकली बस यही दोनों हैं जो आपस में ऑपोजिट साइन भी है, ओमेगा भी सेम है तीनों की, और मतलब एक्चुअली दोनों की ओमेगा आपस में सेम है, और दोनों का डायरेक्शन भी आपस में अपोजिट है, यानी कि तीनों कंडीशन ए और बी के लिए वैलिड हो गई, यानी कि आंसर आ जाएगा आगरा। समझ में आ गई बच्चों ये वाली बात? अच्छा, फिर स्टेशनरी वेव्स आर आल्सो कॉल्ड आर सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ देम। भाई क्या होता है स्टेशनरी वेव के अंदर, तो मुद्दे की बात यह है कि जब स्टेशनरी वेव जब ट्रेवल कर रही होती है, तो स्टेशनरी वेव ट्रेवल करते टाइम हम ये कह सकते हैं कि जो उसमें जो एनर्जी होती है वो एक नोड और एक नोड के बीच की जो एनर्जी होती है वो फिक्स्ड होती है, वो वही एनर्जी वही के वही आगे पीछे ट्रांसफर होती रहती है, पर वो प्रोपोगेट नहीं करती एनर्जी। अभी एनर्जी के सवाल भी करेंगे हम लोग, लेकिन द रीजन इज दैट बिकॉज क्या क्या रीजन क्या, पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर नॉट डिस्टर्ब्ड एट ऑल। ये वाली बात तो गलत है, पार्टिकल्स को थोड़ा बहुत तो एमिट करते हैं ना, ठीक है, भले अपनी जगह अपनी पोजीशन वो इधर उधर जा नहीं रहे कहीं, लेकिन नाच तो रहे हैं अपनी जगह पर खड़े होके, तो ये तो बात तो गलत हो गई। पार्टिकल्स ऑफ मीडियम डू नॉट एग्जीक्यूट एसएचएम, क्या बात कर रहे हो, एसएचएम तो ये कर ही रहे हैं, ये भी गलत हो गया। देयर अकर्स नो फ्लो ऑफ एनर्जी अलोंग द वेव, हाँ ये हम कह सकते हैं, देयर इज नो फ्लो ऑफ एनर्जी, ये वाली बात सही है। और इंटरफेरेंस इफेक्ट कांट बी ऑब्जर्व, इंटरफेरेंस का जो इफेक्ट है वो इंटरफेरेंस तो हो ही रहा है यार, क्या बात कर रहे हो, दोनों को दोनों ऐड तो हो ही रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया, तो यानी कि सही आंसर हो जाएगा इसका ओनली कैलकाटा। ठीक है, अच्छा अब ये वाली बात आ गई, जो स्ट्रिंग वेव्स होती है ये फंडामेंटल, इसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल मोड। ठीक है, ये लिखा हुआ है फंडामेंटल और द फर्स्ट हार्मोनिक, बेसिकली हम ये कह सकते हैं लैम्डा बाय 2 है, और अगर ये रस्सी की लंबाई एल बी है। अब देखो ध्यान से बच्चों, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, यानी कि f की वैल्यू हो गई v बाय लैम्डा, और लैम्डा क्या है, लैम्डा तो 2l है, तो ये बन गया एफ नॉट की जो फंडामेंटल मोड, सबसे छोटी जो फ्रीक्वेंसी जिसपे यहाँ पे वेवलेंथ बन सकती है, सॉरी स्टैंडिंग वेव बन सकती है, उसमें वो जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो v बाय 2l के बराबर आ जाती है। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 2l डाल दी तो ये v बाय 2l आ गया, इसी को हम लोग ने कह दिया फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल क्यों कह रहे हैं इसको, बिकॉज दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसपे एसएचएम हो सकता है, सॉरी जिसकी वजह से एसएचएम फॉर्म हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मान लो कि दो लूप बन रहे हैं, तो ये लैम्डा बाय 2 है नया वाला, और ये भी लैम्डा बाय 2 है, टोटल हो गया लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू एल के बराबर आ गई, जो भी रस्सी की टोटल लंबाई थी। ठीक है, अब इसका मतलब फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो v बाय लैम्डा, लैम्डा क्या है l, इनफैक्ट इसको मैं 2v बाय 2l बोल सकता हूँ, तो बेसिकली ये 2f0 बन गया। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो ट्वाइस ऑफ f0 आ गई। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन। और समझ लो बच्चों, ये वाली बात ध्यान से सुन लो और ध्यान से कहीं ना कहीं लिख के रख लो। ठीक है, आई होप आप लोग आज के भी नोट्स बना रहे हो। ठीक है, एक होता है हार्मोनिक, तो nth हार्मोनिक का मतलब क्या होता है, nth harmonic means nth multiple of f नॉट। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जितना भी जोन से भी मल्टीपल की आप बात कर रहे हो वो उतना हार्मोनिक बन गया। यहाँ फंडामेंटल का डबल हो गया, तो यहाँ डबल हो गया तो ये सेकंड हार्मोनिक है, इसीलिए सेकंड बोला हुआ है। या बाद में ट्रिपल हो जाएगा तो थर्ड हार्मोनिक, फोर टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा तो फोर्थ हार्मोनिक। ठीक है, और फिर एक और चीज आती है ओवरटोन। अब ये ओवरटोन क्या चीज है, अब सिंपल सी बात है, nth ओवरटोन मींस nth available frequency after fundamental frequency, या आफ्टर f नॉट। ठीक है, तो जैसे ये f नॉट थी, उसके बाद ये पहली अवेलेबल है, तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द फर्स्ट ओवरटोन। ये दूसरी अवेलेबल है तो दिस इज द सेकंड ओवरटोन, तीसरी अवेलेबल है तो दिस इज द थर्ड ओवरटोन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग फंडामेंटल और ओवरटोन्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी एक बात देख लेते लगे, तो सेम जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है, सेम ही चीज है भाई, ये भी लैम्डा बाय 2, ये भी लैम्डा बाय 2,
और ये भी लैम्डा बाई 2, तो टोटल हो गया 3 लैम्डा बाई 2 की वैल्यू एल आ गई, यानी कि लैम्डा की वैल्यू 2l/3 आ गई। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, v अपॉन लैम्डा, लैम्डा क्या है 2l/3, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये 3f0 आ गया, क्योंकि v/2l तो f0 ही था, तो ये 3f0 बन गया, तो थर्ड हार्मोनिक या फिर सेकंड ओवर टोन। समझ में आ गई बच्चों ये वाली बात है। अच्छा, अगर एक एंड से फिक्स्ड है, तो अगर दोनों एंड से फिक्स्ड है तो ये, अगर एक एंड से फिक्स्ड है एक एंड से फ्री है तो क्या होगा, अब ये है आधा लूप, मतलब लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4 की वैल्यू हो गई एल, ये फंडामेंटल की बात कर रहा हूं मैं। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी v अपॉन लैम्डा, लैम्डा इज इटसेल्फ 4l, ठीक है। तो ये बन गया क्या, ये हो गया f0। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर एक एंड से फिक्स्ड है एक एंड से फ्री है वायर, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v/4l हो जाती है। यहां पर क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय 2 अलग और लैम्डा बाय 4 अलग, ठीक है, यानी कि लंबाई कितनी होगी, 3 लैम्डा बाय 4 की वैल्यू एल आ गई, यानी कि लैम्डा की वैल्यू 4l/3 आ गई। फ्रीक्वेंसी की अगर बात करूं तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी v अपॉन 4l/3, यानी कि ये हो गया 3f0। प्लीज नोट, ये कौन सा हार्मोनिक है, दिस इज द थर्ड हार्मोनिक, क्योंकि ये फंडामेंटल की 3 गुना है, 3 टाइम्स है, तो दिस इज द थर्ड हार्मोनिक, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट ओवरटोन बिकॉज दिस इज द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी अवेलेबल आफ्टर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसका मतलब ये थर्ड ओवरटोन है। खास बात यहाँ पे ये है कि इवन हार्मोनिक्स, even harmonics do not exist, even harmonics जो तो एग्जिस्ट नहीं करते, 2f0 आया ही नहीं, f0 के बाद सीधे 3f0 ही आया। ऐसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 5 लैम्डा बाय 4 की वैल्यू l के बराबर आ जाएगी, यानी कि लैम्डा की वैल्यू 4l/5 आएगी, और इसका मतलब फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या कह सकते हैं, वो सीधे v/4l/5 यानी कि 5f0 बन जाएगी, ठीक है। हाँ, औरोबिंदो यू कैन बेसिकली दिस इज वेव्स, ऐसा थोड़ी है नहीं कि 2020 और 2021 में वेव्स अलग अलग आएगा, पर ये क्रैश कोर्स है, बहुत 2 घंटे में पूरी वेव्स की हम लोग बात करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली ये सारी चीजों को ही कवर कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, जो अभी अभी हमने ये पिछले पेज पे हमने जितने फॉर्मूले पढ़े हैं ये इसमें और इसमें, इनके बेसिस पे हम लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, a 1 centimeter long string vibrates with the fundamental frequency of 256 hertz, ठीक है। अब लॉन्ग 1 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग है, दोनों तरफ से फिक्स है, और वो अगर वाइब्रेट करे 256 हर्ट्ज से, तो हम ये कह सकते हैं कि 256 इज इक्वल टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो यानी कि ये v/2l हो गई, ठीक है। इफ द लेंथ इज रिड्यूस टू 1/4 कीपिंग द टेंशन अनअल्टर्ड, अच्छा वेलोसिटी एक्चुअली √t/μ है, तो टेंशन टेंशन अनअल्टर्ड का मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब नई वाली फ्रीक्वेंसी वो पता करनी है अगर लंबाई 1/4 हो जाए तो, पहले 1 सेंटीमीटर थी अब 1/4 हो गई, यानी कि अब क्या हो गया, अब ये हो गया कि वेलोसिटी तो वही √t/μ ही है, और 1/2 ऑफ लेंथ हो गई पहले की 1/4, पहले की 1/4 मतलब 4 ऊपर चला गया, ठीक है, और ये l/4 तो हो ही गया। अब दोनों को डिवाइड कर दो, जैसे डिवाइड किया धूम धड़ाम धड़ाम धड़ाम, और बेसिकली आपको ये बात समझ में आएगी कि 256 अपॉन f इज इक्वल टू 1/4, यानी कि f इज इक्वल टू 256 इंटू 4, 256 का डबल किया तो 512 और उसको भी डबल कर दिया तो 1024 इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बच्चों ये वाली बात। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ वेव इन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स इज 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्ट्रिंग फॉर्म स्टैंडिंग वेव्स विद अ नोड ऑफ 5 सेंटीमीटर अपार्ट, तो फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है, तो भाई सीधी सी बात है, अगर नोड जो है वो 5 सेंटीमीटर अपार्ट है, इस बात का मतलब ये हो गया कि ये तो λ/2 है, तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गई, वेलोसिटी दे ही रखी है 2 मीटर पर सेकंड, और आपसे पूछा जा रहा है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वेलोसिटी कितनी है बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी पता करनी है, लैम्डा की वैल्यू 0.1, तो 0.1 को नीचे लेके जाओ तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 20 हर्ट्ज, तो आंसर आ जाएगा कैलकाटा। समझ में आ गई बच्चों ये वाली बात। चलिए पार्टिसिपेट करते जाओ, पर जितना करोगे उतना ज्यादा अच्छा चलेगा, ठीक है। पुष्पा पूछे हाउ वी कैन अवेलेबल योर यस्टरडेज नोट्स, यस्टरडेज नोट्स, यस्टरडे क्या था, यस्टरडे वाली यस्टरडेज सेशन वाज आई थिंक पोस्टपोन,
तो वो आज होगा बेटा, ठीक है, आज मिल जाएंगे आपको। चलिए, अच्छा इसके बाद जब ये वेव ट्रेवल करती है तो जो इक्वेशन है, जो उसकी जो एवरेज पावर होती है, दैट इज गिवन बाय हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इनटू वेलोसिटी। इस फॉर्मूले को बच्चों याद रख लो, ठीक है, डिराइव भी कर लोगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, पर याद तो पक्का रख ही लेना, ठीक है। अच्छा, फिर आती है बेटा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या है? एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट पर सेकंड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो बेसिकली इंटेंसिटी पता है, उसको एरिया से डिवाइड कर दिया, ठीक है। पावर पता थी, उसको एरिया से डिवाइड कर देंगे तो उससे ये आ जाता है। तो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला बनता है वो होता है हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इनटू वेलोसिटी। हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इनटू वेलोसिटी, दैट इज द इंटेंसिटी, ठीक है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपसे बताया था, आपको बताया था बच्चे कि जब भी वेव जब ट्रेवल करती है, जब स्टैंडिंग वेव जब बनती है, ये जो थी ये तो ट्रैवलिंग वेव के लिए लिखी थी, ये दोनों बातें ट्रैवलिंग वेव के लिए। ये आती है वेव एनर्जी इसके लिए, किसके लिए? स्टैंडिंग वेव के लिए। तो जब एक स्टैंडिंग वेव होती है तो उसमें क्या होता है बेटा, नोड की काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा जीरो ही रहती है, ठीक है। नोड की काइनेटिक एनर्जी हमेशा जीरो ही रहती है। और दूसरी बात ये है कि जो एंटी नोड होता है, एंटी नोड की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जीरो रहती है या मिनिमम रहती है। क्यों? क्योंकि उसके बेसिकली क्या हो रहा है, एंटी नोड पे अगर आप ध्यान से देखो तो मैं एक बार फिर स्प्रिंग को लेकर आता हूँ। तो एंटी नोड पे क्या होता है, जो एंड ये वाला एंड है, वो दोनों एक साथ ही ऊपर नीचे ट्रेवल कर रहे हैं। अगर वो एक साथ ही ऊपर नीचे ट्रेवल कर रहे हैं तो उस केस में क्या हो रहा है कि एक्सटेंशन तो आ ही नहीं रहा, ठीक है, एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं। तो चूंकि एक्सटेंशन नहीं आ रहा है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं बढ़ती। ऑन द अदर हैंड अगर मैं नोड वाले पॉइंट्स की बात करूं तो उनकी तो बाजे बजे रहते हैं। कहाँ चला गया? हाँ, अगर मैं नोड वाले पॉइंट्स की बात करूं तो उनके तो बाजे बजे रहते हैं। क्यों? ये वाला पॉइंट नीचे चला गया, वो वाला पॉइंट ऊपर चला गया, तो कितना खिंच गया ये, ठीक है। इनफैक्ट नोड पे तो जीरो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, नोड की तो बाजे बजे रहते हैं, ठीक है। और जबकि अगर मैं एंटी नोड को देखूं तो एंटी नोड के में तो कभी पोटेंशियल एनर्जी आई ही नहीं, जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है वो उतनी ही मेंटेन है, ठीक है। तो यहीं से हम लोग कह सकते हैं जो एनर्जी होती है वो ट्रैवल करती रहती है, ठीक है। एनर्जी जो होती है, ध्यान से समझना, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जीरो है, ठीक है। एंटी नोड को अगर आप देखोगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हमेशा मिनिमम ही है। और नोड तो खैर नोड है, वो तो हिला ही नहीं कभी अपनी जगह से, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा ही जीरो रहती है। लेकिन क्या होता है जब इस स्टेट में था, ध्यान से समझना, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सटेंशन आ गया, बहुत ज्यादा एक्सटेंशन आया तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यू मैक्स हो गई, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कभी नहीं आई, इसकी काइनेटिक एनर्जी कभी नहीं आई, इसकी कभी पोटेंशियल एनर्जी नहीं आई, इसकी कभी काइनेटिक एनर्जी नहीं आई, ठीक है। पर यहाँ अभी इसकी यू मैक्स है, और अभी सॉरी, और अभी इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो के मिन है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जब हम इस वाली स्टेट पे आए तो सबकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई, पर इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है क्योंकि ये तो भी सॉरी, ये इसकी नहीं, इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है क्योंकि अभी तो ये ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब यहां से इस जगह से जब तक हम यहां तक आए तब तक यहाँ पे सारी एनर्जी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में थी। अब ध्यान से, अब इस वाली बनाई को बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। क्या है कि जब हम पहले स्टेट की बात कर रहे हैं, जब हम इस वाले स्टेट की बात कर रहे हैं तो इस जगह पे बहुत सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में थी और नोड के आसपास थी, ठीक है। फिर जब तक हम यहां आए सारी एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई और एंटी नोड पे पहुंच गई, ठीक है। पहले जब यहां थी तो बेसिकली एनर्जी क्या होता है, नोड से एंटी नोड चली गई, नोड यहाँ पे नोड पे थी, यहाँ पे एंटी नोड पे आ गई, और इस कंडीशन में वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में थी, इस कंडीशन में वो काइनेटिक की फॉर्म में चली गई। तो दो चीजें हो रही हैं, एक एनर्जी पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है, और दूसरा वो नोड से एंटी नोड की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो वो अपनी पोजीशन भी बदल रही है और अपना रूप भी बदल रही है एनर्जी। नोड से एंटी नोड जा रही है, नोड पे थी तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में थी, एंटी नोड पे चली गई तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ गई, ठीक है। और आगे अगर हम लोग बढ़े, फिर से एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें इस वाली कंडीशन की, तो यहाँ पे फिर से क्या हुआ, फिर से वो पोटेंशियल की फॉर्म में नोड के आसपास आ गई और काइनेटिक यहाँ पे खत्म हो गई, ठीक है। फिर एनर्जी यहाँ से यहाँ चली गई, यहाँ से यहाँ गया तो फिर एनर्जी यहाँ से यहाँ चली गई, फिर यहाँ पे आया तो यहाँ से फिर एनर्जी इधर से आ गई। तो एनर्जी नोड से एंटी नोड, एंटी नोड से नोड, नोड से एंटी नोड, एंटी नोड से नोड, पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से पोटेंशियल, काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल काइनेटिक, और इसी तरीके से लगातार चलता रहता है, ठीक है।
और इसी वजह से हम लोग ये कहते हैं कि एनर्जी नोड और एंटी नोड के बीच में ही रहती है, वो कभी उसके बाहर नहीं जाती, एंड दैट इज द ओनली रीजन जिसकी वजह से हम लोग इसको स्टैंडिंग वेव के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जैसे सवाल ये आ गया कि फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज इंटेंसिटीज, तो हमने देखा था अभी इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इनटू वेलोसिटी। तो देखा लेते हैं, हाफ रो तो सेम ही रहने वाला है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ध्यान से देखो एम्पलीट्यूड का रेशियो 2:5 है। ठीक है, वेलोसिटी सेम मीडियम है तो सेम ही रहने वाला है, रो सेम ही रहने वाला है। ओमेगा के बारे में अगर आप ध्यान से देखो तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। लैम्डा तो इसका मतलब f1 अपॉन f2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, क्योंकि वेलोसिटी तो सेम है, और वही ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 भी है। ठीक है, तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 की अगर हम बात कर रहे हैं, ये होगी इंटेंसिटी 1 इक्वल टू, और यहाँ पे आगे इंटेंसिटी 2 इज इक्वल टू हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इनटू वेलोसिटी। डिवाइड कर देते हैं फटाक से, हाफ हाफ से कट गया हाफ, रो से कट गया रो, ओमेगा 1 ओमेगा 2, एम्पलीट्यूड a1 a2, वेलोसिटी से वेलोसिटी कर दी। ठीक है, तो I1 अपॉन I2 की वैल्यू कितनी आ गई, I1 अपॉन I2 की जो वैल्यू आई वो आई है ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 हो जाएगा लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर। लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 कितना हो गया, लैम्डा 2 है, लैम्डा 1 एक्चुअली बड़ा है। ठीक है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 का डबल है, जहां पे एक पूरी खत्म हो गई वहां पे तो लैम्डा 1 आधी ही हुई है, तो लैम्डा 2 जो है वो छोटा है, और इसका मतलब ये आ गया हाफ का स्क्वायर। ठीक है, इनटू, और एम्पलीट्यूड्स के बारे में क्या ख्याल है, तो एम्पलीट्यूड एक का 2 है, एक का 4 है, A1 जो है वो तो 5 है, एक का 2 है, एक का 5 है, और ये आ गया 2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 25 अपॉन 16 आ गया, तो यानी कि 25 अपॉन 16, यानी कि ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, हेलो इंटेलिजेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर टू पार्टिकल्स इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, एक y1 दे रखा है, y2 भी दे रखा है। रेशियो ऑफ इंटेंसिटी पूछी हुई है बच्चों। अगेन इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो अब वेलोसिटी अगर आप ध्यान से देखो तो वेलोसिटी सेम है कि अलग अलग दे रखी है। यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है, कुछ गड़बड़ थी छोटी सी इस एक्सप्रेशन में, यहाँ पे मैंने शायद कुछ गलत, यहाँ पे कुछ गलत मिसप्रिंट हुआ है, या उस एग्जाम में गड़बड़ आया था। ये शायद 1.04 था, 1.04 आएगा, ये भी 1.04 है, ये भी 1.04 है, तो और 2 पाई टी वाइब्रेशन ऑफ टू पार्टिकल्स की वजह से हो रहा है ना ये, तो एक की इक्वेशन ये दे रखी है, एक की इक्वेशन यहाँ से दे रखी है, और वेव की वेलोसिटी सेम ही होगी। एम्पलीट्यूड्स का बेसिकली रेशियो मिल गया आपको, फ्रीक्वेंसी सेम है, रो सेम है, एम्पलीट्यूड्स के रेशियो के हिसाब से आंसर आ जाता है। इसका आंसर जो है वो सीधे सीधे y1 और y2 का अगर आप देखोगे तो 0.06 अपॉन 0.03। हाँ ठीक है, यही गड़बड़ थी, ये जो है ना यहाँ पे 1 है, इसमें एक्चुअली मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, 1.04 था ये, और जब आप दोनों का रेशियो लोगे तो ओमेगा सेम आ गई दोनों की, क्योंकि दोनों का टाइम का कोफिशिएंट सेम है। रो तो मीडियम के लिए है, हाफ तो सेम है ही सही, और वेलोसिटी भी मीडियम पे डिपेंड करती है, तो बेसिकली एम्पलीट्यूड का रेशियो आएगा, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का रेशियो आएगा। इंटेंसिटी I1 अपॉन I2 वुड बी इक्वल टू A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर, और यानी कि वो आ जाएगा 0.06 अपॉन 0.03 का होल स्क्वायर, यानी कि 4:1। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आ जाते हैं साउंड वेव्स पे। साउंड वेव्स में क्या होता है, पार्टिकल्स आगे पीछे वाइब्रेट करते रहते हैं। अभी तक क्या था, पार्टिकल को हम लोग ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे थे, तो वेव जो थी वो इस तरीके से ट्रेवल कर रही थी। अब क्या वेव, अब हम पार्टिकल्स को आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं, और वेव जो है वो इस तरीके से ट्रेवल करती है। ठीक है, दिस इज व्हाट इज अ साउंड वेव। साउंड वेव इस तरीके से ट्रेवल करती है। अब अगर साउंड वेव इस तरीके से ट्रेवल कर ही रही है तो करवा देते हैं, ठीक है, कंप्रेशन है, रेयरफेक्शन है, बात तो वही है। बस ये है कि जहां पे कंप्रेशन होगा वहां प्रेशर हाई हो जाएगा, जहां रेयरफेक्शन होगा वहां प्रेशर लो हो जाएगा। ठीक है, और एक्चुअली π/2 का फेज डिफरेंस रहता है। अच्छा अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, अब अगर इसको डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लिखना है तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लिख सकते हैं। बस इस केस में डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, और या फिर हम उसको प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि इसमें π/2 का फेज डिफरेंस रहता है प्रेशर और एस में। ठीक है, अच्छा, पी नॉट और एस नॉट के बीच में एक एक्सप्रेशन होता है, पी नॉट इक्वल टू बी के एस नॉट, ये आपके कई बार काम आ जाता है। बी इज द
बी क्या है, बल्क मॉडुलस, और के जो होता है वो 2 पाई बाय लैम्डा के बराबर होता है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन अ लीनियर सॉलिड मीडियम इज गिवन बाय, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन अ लीनियर सॉलिड मीडियम इज गिवन बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ओवर ये यंग्स मॉडुलस अपॉन रो। कोई भी सॉलिड मीडियम है तो उसके अंदर साउंड की वेलोसिटी इस एक्सप्रेशन से गिवन होती है। ठीक है, और वैसे अगर कोई लिक्विड या गैस है तो उसमें बल्क मॉडुलस अपॉन रो से गिवन होती है। बल्क मॉडुलस की जो वैल्यू होती है, न्यूटन साहब ने तो बताया, न्यूटन साहब ने ये अज्यूम किया था कि जब वेव ट्रैवल करती है तो गैस एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट जो हो रही है वो आइसोथर्मली होती है। तो वहां पे थोड़ी सी लेकिन गड़बड़ हो गई। लाप्लास साहब ने बाद में बताया कि नहीं, वो जो मोशन हो जाए, वो जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है वो एडियाबैटिक होता है, और उसके हिसाब से उन्होंने बी की वैल्यू निकाली और वो बी की वैल्यू आई गामा पी। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो उनके हिसाब से, या जो उन्होंने सही बात जो बाद में बताई वो ये थी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज गिवन बाय रूट ओवर गामा पी बाय रो, रूट ओवर गामा पी अपॉन रो। बहुत ही बढ़िया से बहुत बढ़िया वीडियोस और ये आने वाले हैं बेटा, अभी वीडियोस भी आने वाले हैं और साथ ही साथ बहुत बहुत ही खूबसूरत से एनिमेशन भी आने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, फिर अगली बात है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो जैसा कि हमने कहा कि वेलोसिटी जो थी वो रूट ओवर गामा आर टी बाय एम से गिवन है। तो सिंपल सी बात दिख रही है कि वेलोसिटी जो है वो रूट टी के प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और रूट ओवर गामा, ये दूसरा एक्सप्रेशन क्या था, गामा पी बाय रो। ठीक है, तो रो कांस्टेंट है, रो भी चेंज होगी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अगर आप प्रेशर कम ज्यादा करते रहोगे तो उस हिसाब से रो भी कम ज्यादा होती रहेगी, लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी ऑफ वेव ट्रैवल चेंज नहीं होती है। वेलोसिटी हो गई प्रोपोर्शनल रूट टी के। अच्छा, फिर होता है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी जब हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि भाई ह्यूमिडिटी बढ़ाओगे तो जो मोलर मास होता है पानी का 18 होता है, एक मोल का मास 18 ग्राम होता है, जबकि वो जब रिप्लेस करेगा किसको करेगा, या तो हाइड्रोजन, या तो ऑक्सीजन को करेगा या नाइट्रोजन को करेगा। ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है वो 32 होता है, नाइट्रोजन का भी 28 ही होता है। इसका मतलब होते तो दोनों ही पानी से भारी है। तो अगर आप वाटर मॉलिक्यूल्स अगर आप हवा में घुसेड़ते हो तो इसका मतलब ये हो गया कि आप यू आर समवेयर रिप्लेसिंग ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बाय वाटर, एंड दैट इज व्हाई जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास है वो कम हो जाता है और इसीलिए वेलोसिटी जो है वो पहले से थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद दो मोनोटॉमिक आइडियल गैसेज हैं, 1 and 2 of molecular masses m1 and m2 respectively, and they are enclosed in separate containers kept at same temperature. ठीक है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड, ठीक है, अब वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है रूट ओवर गामा आर टी बाय एम। तो अगर मास सेम है, गामा सेम है, आर भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, ठीक है, मास एक्चुअली डिफरेंट है, यानी कि v1 अपॉन v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m2 अपॉन m1 का रूट हो जाएगी। तो m2 बाय m1 का रूट यानी कि आंसर हो जाएगा बॉम्बे। ठीक है बच्चों, अच्छा, फिर आती है डेसिबल स्केल। डेसिबल स्केल इस एक्सप्रेशन से गिवन होती है, बीटा इज इक्वल टू 10 लॉग, इट इज गिवन बाय बीटा इज इक्वल टू 10 लॉग आई बाय आई नॉट इंटू आई बाय आई नॉट डेसिबल्स। डेसिबल तो यूनिट होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक बेसिकली आप ये मान लो कि ये एक बहुत बेसिक तरीका होता है ये समझने का कि बीटा की वैल्यू या जो वॉल्यूम है वो कितना ज्यादा है, इंटेंसिटी जो आ रही है किसी साउंड की वो इंटेंसिटी कितनी है। अच्छा, इसमें आई नॉट जो होता है वो आई नॉट इज एक्चुअली 10 टू द पावर माइनस 12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द मिनिमम इंटेंसिटी जो आइडियल हमारे इंसानों के जो कान जो कम से कम बिल्कुल धीमी से धीमी आवाज जो सुन सकते हैं, दैट इज एक्चुअली गिवन बाय 10 टू द पावर माइनस 12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ उठा के यहाँ पे डाल देते हैं और उसी के हिसाब से हम लोग इंटेंसिटी को सुनते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डेसिबल थ्रेशोल्ड ऑफ ह्यूमन हियरिंग इज, अब बेसिकली मिनिमम इंटेंसिटी अगर हम सुन रहे हैं, जस्ट सुन पा रहे हैं, तो आई को आई नॉट डाल दो, तो लॉग ऑफ 1 जो हो जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ डेसिबल थ्रेशोल्ड ऑफ ह्यूमन हियरिंग, वो तो फिर एक मिनट, ये वो जो आएगा वो तो 0 हो जाएगा। एक मिनट, हमको ये गलत लिखा हुआ है, ये 0 आएगा। ठीक है, तो कम से कम जो आवाज हमको सुनाई दे रही है, आई की वैल्यू आई नॉट डाल देंगे, आई नॉट बाय नॉट 1 हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 0 हो जाएगा। तो जो मिनिमम आवाज हमको सुनाई दे सकती है वो 1 डेसिबल आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, इफ द इंक्रीज, अच्छा ये बताओ कि अगर कभी इंटेंसिटी 20 टाइम्स बढ़ जाएगी तो इसका मतलब डेसिबल लेवल पे कितनी बढ़ गई। तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है, देख लेते हैं, I1 की वैल्यू अगर एक ही इंटेंसिटी I1 है और दूसरी इंटेंसिटी जो है वो मान लो 20 I1 हो गई, तो हम ये कह सकते हैं नया नया वाला जो बीटा है, बीटा 2, वो हो गया 10 लॉग
20I1 अपॉन I0, और जो ओरिजिनल था वो था 10 log 20 है नहीं I1 अपॉन I0। अब एक काम करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्योंकि अपने को चेंज निकालना है, तो डेल्टा बीटा, चेंज इन बीटा, तो ये आ गया 10 log और डिवाइड किया तो मतलब अगर आप घटाओगे तो बेसिकली ये अंदर वाले टर्म्स डिवाइड हो जाएंगे, बचेगा क्या, बस 20 बचेगा। तो 10 log 20 की वैल्यू निकालनी है। 10 log 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी log 10 प्लस log 2। log 10 क्या होता है, log 10 तो 1 होता है, तो 10 इंटू 1 प्लस, और log 2 क्या होता है, वो 0.3 होता है, 3010 होता है एक्चुअली। तो ये हो गया 1.3010 इंटू 10, यानी कि ये आ गया अप्रोक्सीमेटली 13 डेसिबल्स। तो आंसर हो जाएगा 13 डेसिबल। समझ में आई? अच्छा, अगला सवाल ये, एक चिड़िया है पेड़ पे बैठी बैठी गाना गा रही है। अ पर्सन अप्रोचेस द ट्री एंड परसीव्स दैट द इंटेंसिटी हैज इंक्रीज्ड बाय 10 डेसिबल। ठीक है, तो अगर वो चिड़िया है, चिड़िया को हम पॉइंट सोर्स मान सकते हैं। ठीक है, और पॉइंट सोर्स मान सकते हैं, इसका मतलब जो उसकी इंटेंसिटी होगी वो होगी पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो वेव होगी वो स्फेरिकल वेव फ्रंट में फैल रही होगी, पॉइंट सोर्स है तो अगर यहाँ पे इंटेंसिटी देखी जाए तो मतलब जिस स्फीयर पे वो पूरी पूरी एनर्जी फैल गई उसके एरिया से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इंटेंसिटी बेसिकली I1 अपॉन I2 की वैल्यू R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर बन जाती है। ठीक है, अब क्या हुआ, फाइंड द रेशियो ऑफ, अब क्या हुआ, एक आदमी जो था वो उस चिड़िया से कुछ दूरी पे था। लेट अस से पहले वो R1 दूरी पे था, R1 दूरी पे था, और बाद में वो R2 दूरी पे आ गया। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल सेपरेशन बिटवीन द मैन एंड द बर्ड। R1 अपॉन R2 निकालना है। ठीक है, अब उसने 10 डेसिबल उसने सुना कि उसकी जो इंटेंसिटी थी वो 10 डेसिबल बढ़ गई, तो इसका मतलब ये हुआ बाद में जो इंटेंसिटी थी I2 वो हो गए, I2 हो गए 10 log सॉरी डेसिबल है ना, तो जो भी इसका साउंड लेवल था L2 कह देता हूँ, L2 इज इक्वल टू 10 log I2 बाय I0, और L1 की वैल्यू है 10 log I1 बाय I0। दोनों को घटाया जाए तो डिफरेंस 10 का था, इक्वल टू 10 log I2 अपॉन I1। 10 से 10 कट गया तो 1 आ गया, और इसका मतलब I2 अपॉन I1 की वैल्यू कितनी आ गई, I2 अपॉन I1 की वैल्यू 10 आ गई। I2 अपॉन I1 क्या है, वो R1 अपॉन R2 है, R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर है, तो R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर बन गया कितना, 10, यानी कि R1 अपॉन R2 की वैल्यू आ गई √10। तो यानी कि आंसर हो गया इसका आगरा। समझ में आई वाली बात? अच्छा फिर ऐसे होता है जैसे हमने पहले इंटरफेरेंस देखा था स्ट्रिंग वेव्स के लिए, ऐसे ही हम यहाँ पे हम लोग इंटरफेरेंस देख रहे हैं साउंड वेव्स के लिए। साउंड वेव्स भी इंटरफेयर करती हैं आपस में, जो इंटेंसिटीज होती है वो इसी तरीके से, मतलब जो एवरेज जो टोटल जो पी आता है वही, जैसे पहले पहले आ रहा था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos डेल्टा फाई का रूट, ऐसे ही यहाँ पे जो यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड का जो रेशियो है वो उसी तरीके से आ जाता है, वही सेम एक्सप्रेशन है। ठीक है, सेम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर डेल्टा फाई की वैल्यू 2n पाई है तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड दोनों का ऐड होकर आ जाएगा। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है यानी कि डेल्टा फाई की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई है, यानी कि cos फाई की वैल्यू अगर -1 आ रही है तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो ये आ जाएगा। वही पुरानी बातचीत, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। ठीक है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू n लैम्डा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसी को डेल्टा फाई क्या चाहिए, डेल्टा फाई को अगर आपको 2n पाई चाहिए, अगर डेल्टा फाई की वैल्यू 2n पाई चाहिए, वैल्यू डाल दो उठा के, तो डेल्टा एक्स n लैम्डा बन जाता है, और ऐसे डेल्टा एक्स अगर 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 हो गया तो उस केस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आते हैं क्या, ऐसे यहाँ पे आते हैं वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम्स। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, जैसे आपने वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम की बात करो, सेम चीज है। ठीक है, जैसे वहां पे अब हम लोग अभी स्ट्रिंग की बात कर रहे थे, अब हम यहाँ पे पाइप्स की बात कर रहे थे। दो तरीके के पाइप होते हैं बेटा, एक होता है ओपन ऑर्गन पाइप, एक होता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब दोनों एंड ओपन है, दोनों एंड ओपन है। तो ये तो एक्चुअली जो ग्राफ बना हुआ है ये प्रेशर के लिए बना हुआ है, और ये जो बना हुआ है ये डिस्प्लेसमेंट के लिए बना हुआ है। प्लीज नोट, डिस्प्लेसमेंट ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, उसके ये डिस्प्लेसमेंट तो आगे पीछे ही हो रहा है, पर ये ग्राफ है। जो एंड पे है वो बहुत जोर जोर से नाच रहे हैं,
वो बहुत ज्यादा आगे पीछे भाग सकते हैं, तो ये एंटी नोड आ गया। ठीक है, ये ओपन एंड पे जब भी ओपन एंड पे हमेशा डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड आएगा। अच्छा, और जहां डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होगा वहां हमेशा प्रेशर का नोड होगा, तो यहाँ पे प्रेशर का नोड हो गया। ठीक है, ये एक ही चीज है। ठीक है, ये जो ऊपर वाले दोनों डायग्राम बने हुए हैं ये एक्चुअली एक ही चीज है, बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि एक नोड मतलब एक डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बना रखा है और दूसरे में प्रेशर का ग्राफ बना रखा है। ठीक है, फॉर्मूला भी देखो सेम ही आएगा, क्यों? क्योंकि ये एक लूप बन गया तो लैम्डा बाय 2 है, तो एल की वैल्यू लैम्डा बाय 2 हो गई। जैसी एल की वैल्यू लैम्डा बाय 2 हुई तो फ्रीक्वेंसी जो है वो वी बाय लैम्डा यानी कि वी बाय 2 एल आ गई। इसी को हम लोग ने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, सबसे छोटी वाली फ्रीक्वेंसी यही है। ठीक है, फिर सेकंड हार्मोनिक में क्या हुआ, ये भी लैम्डा बाय 2, ये भी लैम्डा बाय 2, सेम एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशन है। बार बार बताना बेसिकली टाइम वेस्ट ही है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इस चीज को बच्चों। ठीक है, अच्छा, इसके इसमें क्या होगा, ये लैम्डा, ये भी लैम्डा बाय 2 है, ये भी लैम्डा बाय 2 है, तो उसके लिए भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, अगर ट्यूब एक तरफ से बंद है तो जहां से बंद है वहां पे डिस्प्लेसमेंट का तो हो गया नोड, पर प्रेशर का हो गया एंटी नोड। प्रेशर वहां पे बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है। ठीक है, एनीवेज देखते हैं, तो ये लैम्डा बाय 4 है, लैम्डा बाय 4 की वैल्यू एल हो गई, तो ये लैम्डा बाय 4 की अगर वैल्यू एल हो गई तो यानी कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वी बाय 4 एल हो गई, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे वी बाय 4 एल आ जाती है। ठीक है, सेम वही चीज यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी सेकंड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब इवन हार्मोनिक्स एग्जिस्ट नहीं करते सीधे, फिर इसके बाद 3 एफ नॉट आ गया, उसके बाद अगला सीधे 5 एफ नॉट आ गया एंड सो ऑन। ये फर्स्ट ओवरटोन हो गया, ये सेकंड ओवरटोन हो गया। nth ओवरटोन मींस nth अवेलेबल फ्रीक्वेंसी आफ्टर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, अगली चीज है सिलिंड्रिकल ट्यूब। सिलिंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स, एक सिलिंड्रिकल ट्यूब थी, दोनों तरफ से ओपन थी, हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, तो यानी कि एफ नॉट की वैल्यू आ गई वी बाय, दोनों तरफ से ओपन है, वी बाय 2 है। The tube is dipped vertically into water such that half of its length is inside water. अरे अरे, तो मतलब ट्यूब को, ये ट्यूब पहले पूरी ओपन थी, अब उसमें क्या हुआ, उसको आधा पानी में डुबो दिया, तो बेसिकली वो एक तरफ से क्लोज हो गई। तो अब फॉर्मूला लगेगा कौन सा, क्लोज्ड स्ट्रिंग का फॉर्मूला लगेगा, और V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ लैम्डा, तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी। इनफैक्ट अगर हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करो, सीधे फॉर्मूले लगाते हैं, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसके अंदर, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है हाँ v बाय 4l, v बाय 4l होती है, जबकि l खुद हो गया l बाय 2 पहले का। ठीक है, क्योंकि पहले से लेंथ तो छोटी रह गई, v बाय 4 l1 होता है, l1 की l बाय 2 है, और 2 से यहाँ पे 2 कटा और ये फिर से आ गया v बाय 2l ही आ गया। इसका मतलब ये है कि अब जो नई वाली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर ही आएगी, तो आंसर आ जाएगा बॉम्बे। ठीक है, चलिए अगला, fundamental frequency of a closed organ pipe of length 20 centimeters is equal to the second overtone of an organ pipe open at both the ends. So length of the organ pipe is fundamental frequency of a closed organ pipe. Fundamental frequency of closed organ pipe का मतलब हो गया V by 4L is length उसकी 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो वो V by 4 times 0.2 is equal to the second overtone of organ pipe open at both ends. Please note, सेकंड ओवरटोन का मतलब हो गया ये वाला केस बेटा। ठीक है, और इसका मतलब उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3v बाय 2l। फर्स्ट ये ओपन एट बोथ एंड के लिए ये फर्स्ट ओवरटोन या सेकंड ओवरटोन, तो यानी कि 3v फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई 3v बाय 2l, तो वो हो गया 3v बाय ट्वाइस ऑफ लेंथ। तो लेंथ पूछी गई है, क्या पूछा है इसके अंदर, अच्छा लेंथ, ये दोनों बराबर है आपस में, यही पूछा हुआ है बस, तो यहाँ से v से v कट गया और बाकी जो सॉल्व हो रहा है वो कर लो। तो लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 0.2 इंटू 3/2, तो ये 10 नीचे आया, 2 से 2 कट गया, 4 इंटू 3 बन गया कितना 12, और 12/10, तो ये आ गया 1.2 मीटर यानी कि 120 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बच्चों ये वाली बात। अच्छा, the two nearest harmonics of tube closed at one end and open at the other end are 220 Hz and 260 Hz. What is the fundamental frequency? तो भाई अगर हम हार्मोनिक्स की बात करें, अगर एक एंड से बंद है और एक खुला है, तो इसका मतलब सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करते हैं, तो 2n+1 इंटू v बाय 4n। ठीक है, ये होती है फ्रीक्वेंसी। अब अगर एक फ्रीक्वेंसी ये है, मान लो दो कंसेक्यूटिव है, तो एक 220 है, एक 260 है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, अगर एक हो गई 220
तो 2n+1 इंटू वी बाय 4l अगर आ रही है 220, और जस्ट अगली वाली यानी कि n को मैंने n+1 डाल दिया, तो ये आ गया 2n+3 इंटू वी बाय 4l की वैल्यू अगर आ गई 260, और फिर नीचे वाले में से ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2v/4l की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 40 नहीं, हाँ 40 तो आएगी, वो आ जाएगी 40, 260 माइनस 220 वो आ जाएगी 40। और अगर वो आ गई है 40 और हमें क्या चाहिए होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो होती ही v/4l है, और इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा v/4l की वैल्यू आ जाएगी 40/2, यानी कि वो आ जाएगी 20। समझ में आ गई बच्चों ये वाली बात? तो यानी कि जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आगरा। अच्छा, इंटरफेरेंस। अब क्या होता है, अगर मान लो दो, अभी तक तो हमने जब भी बात कर रहे थे तो फ्रीक्वेंसी सेम थी, अगर दो वेव्स की फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफर करती है आपस में, तो उस केस में क्या होता है, अगर दो वेव्स की फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफर करती है आपस में, तो जब वो दोनों वेव्स एक साथ हमें सुनाई देती हैं, तो थोड़ा सा एक डिफरेंस आपको सुनाई, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जैसे मान लो मंदिरा घंटा है, तो जब भी आप एक मंदिरा घंटा बहुत जोर से बजाते हो तो कुछ अजीब सी आवाज आती है, देखो आपको आ रही है क्या, एक वेरिएशन आपको सुनाई दिया होगा, ठीक है। ये जो वेरिएशन होता है इसी को हम लोग प्यार से फंडामेंटल, इसी को हम लोग प्यार से बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बेसिकली क्या हुआ कि अगर यहाँ इसकी लैम्डा अलग है, इसकी लैम्डा अलग है, स्लाइटली वेरी कर रही है, तो क्या होता है, जब इन दोनों को सुपरपोज किया तो कभी तो पहाड़ से पहाड़ मैच करके तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ बन गए, लेकिन कभी कभी पहाड़ से खाइयां मैच कर गई तो काफी गहरी खाइयां बन गई, और यहाँ पर आ गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। उसकी वजह से जो रिजल्टेंट है वो काफी छोटा रह गया। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे कान लगा के खड़ा हुआ और ये चीज इधर आ रही है, तो उस केस में क्या होगा, अगर ये चीज इधर जा रही होगी, जो रिजल्टेंट बना हुआ अगर इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और इनफैक्ट सॉरी, अगर ये इधर की तरफ जा रहा है, तो जब ये वाला पार्ट मेरे कान के सामने पहुंचेगा तो बहुत धीमी आवाज सुनाई देगी, जब ये पार्ट मेरे कान के पास पहुंचेगा तो मुझे बहुत तेज आवाज सुनाई देगी, एंड सो ऑन। फिर जब ये आया तो फिर धीमी आवाज, तो जो इंटेंसिटी होती है उसमें एक वेरिएशन आता है, ठीक है। और जब इंटेंसिटी का वेरिएशन आता है तो इस वाले वेरिएशन को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, इसी वाले वेरिएशन को हम लोग बीट फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं, कि एक सेकंड में कितनी बार इंटेंसिटी का पूरी साइकिल कंप्लीट हुई है, ठीक है। कैलकुलेट करने के नाम पे बड़ा आसान है, कैलकुलेट तो सिंपली हो ही जाता है, कैलकुलेट करने में आप एक की फ्रीक्वेंसी निकालो, दूसरे की फ्रीक्वेंसी निकालो, घटा दो, ठीक है, और सीधे सीधे मॉडल्स ले लो, बड़े वाले में से छोटे वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, अपने आप को बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई दे जाती है। एक बार फिर सुन लेते हैं हम लोग बीट फ्रीक्वेंसी कैसे लगती है सुनने में। आवाज सुनाई दी क्या बच्चों? चलो, अच्छा, तो बीट्स आर प्रोड्यूस बाय टू वेव्स। अब अगर इसमें सवाल पूछा जाए तो वो कैसे आता है, अगर दो अलग अलग वेव्स की वजह से बीट प्रोड्यूस होती है, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि भाई जो जो बीट्स कितनी सुनाई देंगी, तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये आती है कि ओमेगा की वैल्यू हो गई 2000 पाई इधर और 2008 पाई इधर, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा 1 हो गया 2000 पाई, और ओमेगा 2 की वैल्यू हो गई 2008 पाई, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो ये हो गई 2 पाई f1, और ये हो गया 2 पाई f2, तो f1 f2 निकालो और घटा दो, तो जो f1 f2 आप निकाल के सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो 4 का आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, दो ट्यूनिंग फॉर्क है, अगर ए और बी वाइब्रेटिंग साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस 5 बीट्स, तो 5 बीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब एक की वैल्यू अगर 512 है, उसके साथ दूसरा वाला अगर 5 बीट प्रोड्यूस कर रहा है तो दूसरा वाला या तो 517 होगा या फिर वो होगा 507, ठीक है। पर ये पाएगा, इट इज सीन दैट इफ वन आर्म ऑफ ए इज फाइल सॉरी, मतलब एक आर्म, जो ए का एक आर्म जो था, ए एंड बी, बी की फ्रीक्वेंसी 512 है, ये बी है और ये ए है, ठीक है। अगर ए का एक आर्म फाइल किया तो नंबर ऑफ बीट्स जो थी वो बढ़ गई। फाइल करने पे बच्चा क्या होता है कि जब भी आप एक ट्यूनिंग फॉर्क की उसको घिस देते हो, उसके एक आर्म को घिस देते हो, तो वो हल्का हो जाता है, ज्यादा तेज वाइब्रेट करता है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। यानी अगर आप फाइल करो तो अगर वो ये था तो भी बढ़ जाता और ये था तो भी बढ़ जाता। वो कह रहे नंबर ऑफ बीट्स इंक्रीज हो गए, अब भाई अगर ये होता तो डिफरेंस उल्टा कम हो जाता,
तो अगर ये होगा तभी तो डिफरेंस बढ़ेगा। ठीक है, डिफरेंस अपने को बढ़ना चाहिए, नंबर ऑफ बीट्स बढ़ गई मतलब डिफरेंस बढ़ गया, वो तभी होगा जब ओरिजिनली ए की फ्रीक्वेंसी 517 थी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक और बहुत ही बेहतरीन चीज आती है, इसका नाम होता है डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट क्या चीज होती है बच्चों? डॉपलर इफेक्ट जो है वो है व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन साउंड मतलब सोर्स है और ऑब्जर्वर है। ठीक है, इनफैक्ट इसका एक एग्जांपल देखते हैं भाई, जब भी सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में कोई वेलोसिटी होती है या उनकी जो वो पास आ रहे होते हैं या दूर जा रहे होते हैं, तो जो सोर्स जो फ्रीक्वेंसी छोड़ रहा है एग्जैक्टली वो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को सुनाई नहीं देती है। जब वो पास आ रहा होता है तो फ्रीक्वेंसी हमेशा थोड़ी ज्यादा सुनाई दे रही होती है, जब दूर जा रहा होता है तो फ्रीक्वेंसी हमेशा थोड़ी सी कम सुनाई दे रही होती है। ठीक है, इस बार इन वाली बातों को बहुत ध्यान से देख लेना बच्चों। क्या? पहला, द डिस्टेंस बिटवीन एस एंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन एस एंड ओ इज डिक्रीजिंग देन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इंक्रीज्ड। अगर दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देती है। अगर एस एंड ओ के बीच की दूरी कांस्टेंट है तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ही सुनाई देती है। और वेवलेंथ सिर्फ तब चेंज होती है जब पार्टिकल मीडियम के रिलेटिव मूव करता है। पार्टिकल मीडियम के रिलेटिव मूव करेगा तो ही आपको वेवलेंथ सुनाई देगी। चलो एक इसका एक बिल्कुल छोटा सा एक वीडियो देखते हैं, छोटा सा, देखें आपको सुनाई देता है क्या। इसमें क्या है कि एक कार आ रही है, अगर आप एक हाईवे के बगल में खड़े हो और एक कार एक हॉर्न बजाते हुए निकल जाती है तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आया। चलो देखते हैं इसको। फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस समझ में सुनाई दिया क्या बच्चों कि जब वो वेव आ रही थी? एक बार फिर देखते हैं इसको। हम्म, एकदम से फ्रीक्वेंसी जो है उसकी गिर गई। ठीक है, तो इस इफेक्ट को एक्चुअली हम लोग डॉपलर इफेक्ट के नाम से जानते हैं। अब क्या है, जैसे मान लो एक वेव है, अब वेव अगर ऐसे ट्रेवल कर रही है, अगर एक सोर्स बीच में रखा हुआ है, वो सोर्स जो है वो मतलब साउंड वेव छोड़ रहा है, सोर्स रखा हुआ है तो साउंड वेव सब सब तरफ बराबर बराबर छोड़ रहा है, सब तरफ लैम्डा भी बराबर है, दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमस के बीच की दूरी बराबर है। लेकिन अगर उसने चलना शुरू कर दिया, जैसे ही उसने चलना शुरू किया, तो अब मैं ये कह सकता हूं कि जब वो चल रहा होगा, तो अगर आप इस पार्ट की बात करो बच्चों, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है लैम्डा पहले से थोड़ा सा कम है, जबकि अगर आप इस पार्ट की बात करो तो यहाँ पे लैम्डा पहले से थोड़ा ज्यादा है। जो कि मैंने अभी आपको आखिरी पॉइंट बताया वो यही था कि अगर एक वेव है, वो जब मीडियम के रिलेटेड ट्रेवल करती है तभी लैम्डा की वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, जिधर वो जा रहा है उधर लैम्डा छोटा हो गया, जिधर वो और जिस तरफ से दूर जा रहा है वहां से लैम्डा थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, अच्छा, साउंड नहीं आई क्या इसमें? ओके, अनफॉर्चुनेटली, चलो कोई बात नहीं। अ, अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जब ये साउंड जब ये वेव इधर जा रही है, अगर मान लो कि कोई पार्टिकल है, वो अगर मान लो कि वेलोसिटी ऑफ साउंड से ही जा रहा है, तो अगर पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ साउंड से ही जा रहा है, इस बात का मतलब क्या हुआ? तो जब पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ साउंड से ही जा रहा होगा, तो बेसिकली वो जो वेव जनरेट कर रहा है वो उसी वेव के साथ साथ ही चल रहा है। ठीक है, और अगर वो उसके साथ साथ ही चल रहा है, मतलब दिस इज एक्चुअली नोन एज वन मैक, तो उस केस में अगर आप ध्यान से देखो, ये आगे ना सारी की सारी वेव एक साथ इंटरफेस मतलब सेम फेज में है, तो यहाँ पे एक्चुअली बहुत ही हाई प्रेशर जोन जनरेट हो जाती है आगे आगे। ठीक है, इसी को हम लोग एक्चुअली साउंड बैरियर के नाम से जानते हैं। जब कोई प्लेन 330 मीटर पर सेकंड की स्पीड को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो बैंड बच जाती है उसकी। 330 मीटर पर सेकंड की जब वो बैरियर साउंड बैरियर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा होता है ना, तो उसके आगे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर जोन होती है, उसको वो स्पीड को 330 को 331 करने में, जो भी साउंड की स्पीड है उसको क्रॉस करने में, उसको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फ्यूल और एक्स्ट्रा पावर की जरूरत होती है। ठीक है, और एक्चुअली आपने कभी देखा है, जब जब भी कोई प्लेन, आपने कभी ऐसे कभी फोटोग्राफ देखे होंगे, वो एक प्लेन अगर कैसे ऐसे गुजरता है तो उसके पीछे एक ऐसे क्लाउड सा बन जाता है। ठीक है, वो क्लाउड कैसे बना, क्या हुआ, एक है क्या चीज है? ठीक है, इनफैक्ट अगर आप उसका वीडियो देखो तो जब ये ऐसे निकल रहा है आपके सामने से, जब वो वेलोसिटी साउंड को क्रॉस करने वाला होता है तो इस तरीके का एक क्लाउड बनता है। ठीक है, और जैसे ही वो उसको क्रॉस कर जाता है फिर वो खत्म हो जाता है, वो क्लाउड गायब हो जाता है फिर। ठीक है, इसको क्लाउड ट्रेल्स कहते हैं इस चीज को। एग्जैक्टली हुआ क्या? वो होता ये है कि बेसिकली जब वो आगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन था, बहुत ज्यादा कंप्रेस थी, जब ये एकदम से वो जो हवा है या वो प्लेन उस जगह को क्रॉस करता है, तो पीछे तो साउंड एकदम से, वहां प्रेशर बहुत कम था, तो जो हवा होती है वो बहुत ज्यादा एकदम से एक्सपैंड कर जाती है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, उसकी वजह से एकदम से टेम्परेचर गिर जाता है।
टेम्परेचर गिरने की वजह से जो हवा का जो मॉइस्चर था, जो वहां वाटर वेपर वहां प्रेजेंट था, वो सारा का सारा एकदम से वहां पे कंडेंस हो जाता है और एक बिल्कुल एक विसिनिटी में एक बादल बना देता है। दैट इज वाई द क्लाउड इज फॉर्म्ड। ठीक है, वो बात अलग है, थोड़ी सी देर में ही फिर वो जो टेम्परेचर है फिर वो हीट फ्लो करती है और एडियाबैटिक नहीं रह जाती प्रोसेस, और टेम्परेचर दोबारा नॉर्मलाइज होता है और वो दोबारा जितना भी वो जो बादल बना था वो फिर से वेपर फॉर्म में चला जाता है, इसलिए बादल डिसअपियर कर जाता है। लेकिन फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल इंसिडेंट, ये कुछ वैसा ही है जैसे आप बारिश के टाइम पे एकदम से फ्रीजर खोलते हो, फ्रिज का फ्रीजर वाला पार्ट खोलते हो, उसमें से धुआं निकलता है। तो धुआं क्या है, वो बेसिकली क्या है, वो इतना ज्यादा ठंडी है उसके अंदर की हवा, तो जैसे ही वो बाहर वाले हाई मॉइस्चर वाली हवा के कांटेक्ट में आती है तो हवा का जो मॉइस्चर है वो एकदम से कंडेंस हो जाता है और बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स बन के वो एक धुएं जैसी फीलिंग देता है। ठीक है, एक बादल जैसा बन जाता है। ठीक है, वो बादल है कि जैसे ही वो टेम्परेचर खत्म होता है फिर वो गायब हो जाता है। तो एग्जैक्टली यही वाली चीज यहाँ पर होती है। ठीक है, कि ये जैसे ही हवा आई और हवा जैसी एक्सपैंड हुई एकदम ठंडी हुई, ठंडी होने की वजह से हवा का जो मॉइस्चर था उसने छोटा सा बादल बनाया और वही बादल आपको यहाँ पे नजर आता है। यही काम बहुत बड़े बड़े जैसे एरोप्लेन उड़ रहे होते हैं उनके पीछे उसमें भी होता है, उनके पीछे क्लाउड ट्रेल बन जाती है। इसको क्लाउड ट्रेल कहते हैं बच्चों। ठीक है, ये धुआं, ये इंजन का धुआं नहीं है। ठीक है, इनको क्लाउड ट्रेल्स कहते हैं। जो हवा एकदम बहुत तेज एक्सपैंड करती है, ठंडी होती है, ठंडी, ये वही वाला कंसेप्ट है जिसकी वजह से अगर आप डीओ मारते हो तो जब आप डीओ मारते हो तो कितना भी गर्म उसमें मौसम में रखा हो, लेकिन जब आप डीओ मारते हो तो एकदम से आपको ठंडा ठंडा लगता है। वो ठंडा इसलिए लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि जो आपका वो जो एकदम से एक्सपैंड करता है, तो बहुत प्रेशराइज फॉर्म में रखी होती है बॉटल के अंदर डीओ, जब उसको वो एकदम से एक्सपैंड होता है तो एकदम से फिर वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो ये होती है क्लाउड ट्रेल्स। अच्छा, बड़ी मजे की बात तो ये है कि अगर मान लो कि पार्टिकल जो है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड से भी ज्यादा तेजी से आगे चला जाए तो क्या होगा। अगर वो वेलोसिटी ऑफ साउंड से ज्यादा तेजी से आगे चला गया, इस बात का मतलब ये हुआ कि होगा क्या, ये जब आगे जाएगा तो बेसिकली सही सही बात तो ये है कि यहाँ पे अगर मान लो मैं बैठा हूं, ठीक है, तो जब वो आवाज यहाँ आएगी, मेरे को जब ये आवाज आएगी, पहली बात तो वो आवाज यहाँ से आती हुई नजर आएगी, पर जब तक वो आवाज मुझे पहुंचेगी, जब वो आवाज मुझे मिली उस टाइम पे वो पार्टिकल यहाँ था, तो मुझे ऐसा लगा कि आवाज यहाँ से आ रही है, जबकि एक्चुअली पार्टिकल, जबकि वो प्लेन तो इस जगह पर है। मतलब होता है अगर कभी आप ऐसी किसी जगह पे बैठे हुए हो जहाँ पे बहुत तेज एरोप्लेन जा रहा हो, ठीक है, मतलब सुपरसोनिक स्पीड से प्लेन निकल रहा था, ऊपर देखते हो ना, तो मतलब आपने तो आवाज सुनी, इधर से आवाज आई, और जब वो आवाज आई आपने ऊपर की तरफ देखा कि अब आवाज कहां से आई, तब पता चला प्लेन तो उधर है। ठीक है, तो ये होता है, ये कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ठीक है, चलो भाई डॉपलर इफेक्ट के दो सवाल कर लेते हैं। मैंने फॉर्मूला अभी आपको बताया था, फॉर्मूला क्या था, v इज इक्वल टू, या सॉरी, f इज इक्वल टू, फॉर्मूला एक बार लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, f इज इक्वल टू एफ नॉट इंटू वी प्लस वीओ अपॉन वी माइनस वी एस। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला था इसमें क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय एफ नॉट इज इक्वल टू वी प्लस वी अपॉन वी माइनस वी एस। अब इसमें ओ क्या है, ओ ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मूला, सदाबहार फॉर्मूला है, हमेशा काम करता है बच्चों। ठीक है, बस एक बात ध्यान रखना कि प्यार करने वाले लोग अच्छे होते हैं, नफरत करने वाले लोग बुरे होते हैं, सिंपल सी बात है। अगर ऑब्जर्वर और सोर्स की बात कर रहे हैं तो अगर ये इधर जा रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द अदर वन, अगर ये दूसरे की तरफ जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव लिखी जाएगी, ये इधर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी नेगेटिव लिखी जाएगी, ये इधर आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, ये उधर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है। अगर ऐसा है तो ये पॉजिटिव वो नेगेटिव, और अगर ऐसा है तो ये नेगेटिव वो पॉजिटिव। सिंपल। प्यार करने वाले लोग अच्छे होते हैं, नफरत करने वाले लोग बुरे होते हैं। और ये फॉर्मूला अगर आप इस साइन कन्वेंशन से लगाते हो, ठीक है, मैंने अक्सर किताबों में देखा, उसमें क्या है, दोनों पास आ रहे तो अलग फॉर्मूला, दोनों दूर जा रहे तो अलग फॉर्मूला, वो आगे जा रहा है पीछे आ रहा है तो अलग फॉर्मूला, ये उधर जा रहा है उधर, अरे यार कितने फॉर्मूले आदमी याद रखेगा। एक ही फॉर्मूला याद रखो, ओ और एस की वैल्यूज प्लस माइनस प्लस, मतलब, और उसको साइन कन्वेंशन के हिसाब से डालते जाओ। साइन कन्वेंशन में बस एक ही बात याद रखनी है, क्या, प्यार करने वाले लोग अच्छे होते हैं, नफरत करने वाले लोग बुरे होते हैं। दूसरे की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव, दूसरे से दूर जा रहा है तो नेगेटिव, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक आदमी है, वो यहाँ खड़ा हुआ है, एक कार है, एक दीवार है, कार जा रही है इधर, 800 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से वो आवाज छोड़ रही है, 15 मीटर पर सेकंड से ये जा रही है। ठीक है, और आवाज जो है वो दीवार पे टकरा, दीवार से टकरा के वापस आदमी के पास आई, तो जो इको सुनाई थी उसको, वो फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। तो बहुत सिंपल है बच्चे भाई, अगर उसको सिर्फ सिंपल सी बात है, जो आदमी, जो दीवार जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगी वो वही तो रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, तो उसने जो ऑब्जर्व किया उसने वही का वही रिफ्लेक्ट कर दिया, और अगर वही रिफ्लेक्ट किया अगेन, अब दीवार सोर्स बन गई। और बात सेकंड वाले केस के लिए, पहले तो यहां से यहां आवाज पहुंची, फिर यहां से यहां गई,
तो जो दीवार से जब आदमी की बात पहुंची तो आदमी भी रुका है, दीवार भी रुकी है, तो जो दीवार ने छोड़ा वही आदमी ने सुन लिया। तो आदमी क्या सुनेगा? बेसिकली वही सुनेगा जो दीवार ने सुना होगा। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या कह सकते हैं? ओरिजिनल तो हो गई 800 इनटू वेलोसिटी ऑफ साउंड 330, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कौन था? ऑब्जर्वर तो दीवार थी, तो रुकी हुई थी, तो प्लस 0 अपॉन 330 माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, सोर्स कौन है? कार की वेलोसिटी क्या है? 15, प्लस या माइनस? प्लस, क्योंकि ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है, तो यानी कि माइनस, तो ये फॉर्मूले वाला माइनस आ गया माइनस, तो और यहाँ पे आ गया 15 और। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे वो स्लाइटली मोर देन 800 इंटू 330 अपॉन 315, वो आ जाएगा 800 इंटू 330 अपॉन 315, यानी कि आंसर आ जाएगा आगरा। समझ आ गई वाली बात बच्चों? चलो।